लपेटे जाते हैं किसान, दूर से जो भी हैं, मान लो सरकारी तंत्र के लोगों का जो प्रेशर ग्रुप है। अब सरकार के साथ में दूसरे प्रेशर ग्रुपों से कम का मतलब ये हुआ कि फिक्की, एसोचैम और सीआईए ये है कॉर्पोरेट के प्रेशर ग्रुप, और किसान वाला प्रेशर ग्रुप जो है खेत में काम करता है, इस तरह का प्रेशर ग्रुप है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं, जैसे आरएसएस भी अपने आप का एक प्रेशर ग्रुप है, फिक्की भी प्रेशर ग्रुप है, किसान भी है, ब्यूरोक्रेट का भी है, बैंक कर्मचारी और इनका भी है, सबका एक अपना अपना ढांचा है। अब सवाल अपने सामने ये है कि ये आखिर क्यों, क्या गड़बड़ जाला क्या है कि ये नहीं मना पाते हैं और उनकी बात मान ली जाती है। तो बेसिक बात ये है कि जो प्रेशर ग्रुप कॉर्पोरेट का अटैच है या कॉर्पोरेट इटसेल्फ है, उनकी और सरकार की तो एक साठ गांठ है, वो तो आपस में लिंकअप है, क्योंकि सत्ता से जो भी चीज चलती है, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये तो एक इंटरलिंक है आपस में एक दूसरे का, वो शेक हैंड की थ्योरी जिसको कह सकते हैं, आपस में मिले हुए लोग हैं ये। अब दूसरे लोग जैसे ब्यूरोक्रेट का प्रेशर ग्रुप या किसानों का प्रेशर ग्रुप या आरएसएस का प्रेशर ग्रुप, ये एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, या जाति का प्रेशर ग्रुप जिसपे वोट दिए जाते हैं, जो इस जाति का इसलिए इसको ये काम कर दो, ये कर दो। तो ये प्रेशर ग्रुप के माइंडसेट की बात को करने के पहले मैं थोड़ी सी बात साइकोलॉजी की करूंगा, ताकि अपने को उस बात को समझने में रहे, ताकि हम इसे यूं नहीं कहें। दुनिया के अंदर कुछ नाप तोल हुए कि ये जनरेशन का किस तरह से डिवाइडेशन हुआ। 1901 से लेकर के और 1927 तक, ये चीज आप अपने को पहले राउंड में बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी कि 1901 से लेकर के और 1927 तक जो जनरेशन थी, वो ग्रेटेस्ट जनरेशन नाम से कहलाया। उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया, और वो ग्रेटेस्ट इस मायने में थे कि उन्होंने दोनों वर्ल्ड वार देखे थे। 1914-18 वाला भी देखा, उसमें भी वो जिंदा रहे। तो लड़ाइयां देखी इन लोगों ने। लड़ाई देखने के बाद में वो लोग बड़े संकट में रहे, तो संकट सहन करने की उनमें एक क्षमता पैदा हुई। तो वो जनरेशन अपने उस माइंड सेट से जिए, उसमें जो मांगे मानना या एक दूसरे को करने का तरीका अपना अलग था। 1928 से 27 के बाद में, 1928 से 45 के बाद में साइलेंट जनरेशन आई। उन्होंने कुछ ऐसा दुख देखा कि यार बहुत मर गए, या ये हो गया, इतना वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, ये बड़ा एक बेहुदापना हुआ। तो उन लोगों को बड़ा शांति से वो लोग जिए। 46 से 64 के बाद में बेबी बूमर के नाम से वो कहलाए। वहां ये यूएनओ बने, ये बने कि यार ऐसे तो मामला पार नहीं पड़ता, तो उनका माइंडसेट अलग रहा। तो ये संस्थाएं बनी, इंटरनेशनल लेवल पे भी बनी, यहाँ भी बनी, और लोगों ने उस तरीके से, तो उस टाइम के प्रेशर ग्रुप का एक अलग सेटअप था। सरकारें बनी, और सरकारों के मामले में कुछ आपके जो थे वो इस तरह की व्यवस्था हुई। बेबी बूमर 46 से 64 का जो बेबी बूमर का जो एरा था, उस एरा के अंदर मोटे मोटे आपके ये देखो मानवाधिकार की बात भी आई, और लोग मतलब जीने की नियति इसके लोग थे उस टाइम में। और 65 से 80 के बाद में एक्स जनरेशन आई। तो यहाँ पे कुछ डिजिटल एंट्री हुई, इसमें वर्चुअल दुनिया की एंट्री यहाँ से होती है। पहले रियल दुनिया के लोग थे और वो अपने तरीके से जीते थे, इसलिए उनकी मांगे, उनका रहन सहन, उनकी ऐसी मांग ही नहीं होती थी, एबनॉर्मल टाइप कहते हैं या जिस लाइन की बात कहते हैं। 65 और इसके अंदर थोड़ा सा डिजिटल का एंट्री हुई और छोटे छोटे एपिलेंस आए और इस तरह की बात हुई। तो वो ग्लोबल माइंडसेट होना शुरू हुआ लोगों में। पहले अपने अपने दड़बे पे अपना अपना कबीला, अपना अपना ग्रुप, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी यूनियन लेके बैठे थे। 81 से 96 में मिलेनियम, जिसको वाई जनरेशन कहा गया था, वहां पे कुछ वर्चुअल दुनिया की एंट्री हो गई। यंग ने अपने तरीके से सोचा, एपिलेंस आया। फिर 97 से 2012 तक जेड जनरेशन आई, तो वहां मेल वगैरह होकर के सोशल मीडिया आ गया, और यहाँ की बात लंदन जाती और ये ग्लोबल एरा एंटर हो गया। तो ये कोई प्रधानमंत्री और ये कोई नहीं चला रहे, ये एक्चुअली जनरेशन गैप के साथ में दुनिया अपने आप मोड़ लेती है। ये सनों के साथ में कोई 15 साल में 20 साल में एक जनरेशन अपना ढांचा बदलती है। तो 96 में मिलेनियम के लोगों ने अपने तरीके, 97 से 2012 तक के जो जेड जनरेशन के लोग आए,
वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपनी एंट्री ले बैठे। 13 से 24 के अंदर तो फास्ट जो ये माउस वगैरह हट गए, ये इस तरह से हो गए, यानी एक दुनिया नई बस गई। अब 1925 से पहला बच्चा सिक्किम में जन्मा है अपने भारत में, तो 1939 तक बीटा जनरेशन आई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई है। अब मुद्दा यह है कि ये सरकारें चलाने वाले जो लोग हैं या अपने मानव सभ्यता को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं, वो इन जनरेशन के माइंड सेट को पढ़ते हैं। किसानों की जनरेशन थोड़ी बेक चलती है, इस जनरेशन के साथ एडजस्ट कम करती है। किसान जो है ना, वो क्योंकि खेत में काम करता है तो वर्चुअल दुनिया का हिस्सा नहीं है किसान। और ये जो फिक्की एसोचैम है, ये वर्चुअल दुनिया के, इनके अंदर टेक्नोलॉजी आकर के ये जनरेशन इन्वॉल्व हो जाती है। और जो जनरेशन इस जनरेशन के साथ, क्योंकि एक जनरेशन, एक आदमी 4 जनरेशन का टच करता, छोटा मोटा 3 का तो पक्का ही करता, पोता होता, दादा होता, वो होता, तो वो गैप जरूर होता। लेकिन वो यंग जनरेशन जहां एंटर करती है, वहां राजनीति, सत्ता, ये सारे बदल लेते हैं। इसलिए क्या हुआ कि जैसे मोदी एरा 14 में आया तो 13 में ये जनरेशन थी, तो जेड जनरेशन थी, तो इन्होंने सोशल मीडिया से ही बहुत कुछ बदल लिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1 जनवरी से जैसे आ गई, तो अब जो लड़ाइयां लड़ी जा रही है, जो भी ग्रुप बनने वाले हैं, उनको माइंड सेट को सेट रखना जरूरी है। इसलिए कोई ये बहुत इजी हमने टॉपिक नहीं लिया, इस टॉपिक को अपने तरीके से सोचने की है कि हम किसी आंदोलन को चलाएं या कोई मांग पत्र बनाएं या किस तरीके से बनाएं, उसका एक बहुत बड़ा ढांचा है वर्ल्ड लेवल का। वर्ल्ड लेवल का ढांचा जो है, कॉरपोरेट के लोगों के हाथ में पूरी चाबी है, बहुत इनकी लड़ाइयों के बीच में ये सारा है। तो किसान यूनियन एक ऐसी यूनियन नहीं है जो भारत के किसी छोटे से टुकड़े में खनौरी पे बैठे हैं इसलिए इतना ही है, ऐसा नहीं है। सारी बात वर्ल्ड लेवल पे जाती है, सारी दुनिया अपने तरीके से सोचती है, उसके अंदर माइंड सेट बनता है कि ये देखो यहाँ हुआ। अब गैप कहाँ हो रहा है कि हमारी जो जनरेशन है किसानों वाली, उसके साथ में ये यंग जनरेशन जो अल्फा जनरेशन थी, जो 13 से 24 वाली है, ये इन्वॉल्व है। जो 13 में जन्मे 24 तक हुई, आप अपने अपने जन्म तिथि पे 97 से 10 वाले हम हैं यहाँ पे, 81 वाले भी हम जिंदा हैं अभी, मिलेनियम वाले, ZXY वाले हैं। तो अब ये गैप आया तो इसमें अंदर पूरा ये एंट्री हो गई इस डिजिटल सिस्टम की, और डिजिटल से ऐसा सिस्टम हुआ कि हम उसका उपयोग टाइमली नहीं कर पाए। ये जो दूसरे ग्रुप थे, टिक्की था, एसोचैम था, CIA थे, या दूसरे जो भी लोग थे, या RSS इटसेल्फ था, इन लोगों का माइंडसेट उनके साथ क्लब हो गया। हम उसी पुरानी जो साइड वाले लोग थे, वाले लोग थे, उनकी आइडियोलॉजी को हम करते हुए चल रहे थे। यहाँ क्या, जैसे किसी मांग पहुंचाने वाला किसान प्रॉपर पहुंचा नहीं पाए, या उन गलियारों को उस हम इस सर्कल में लगा पाए, जैसे आज हम हैं ना, ऐसे लगने चाहिए थे बहुत पहले। 2010 से हमें लगता है, मनमोहन एरा भी आया, ग्लोबल जब मामला आया और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो किसानों को पूरे ग्लोबलाइजेशन सेटअप पे आना चाहिए था, लेकिन किसान अपनी मस्ती में रहा। आज भी लेवल पे नहीं जा पा रहा। अब क्या है कि ये यंग जनरेशन जो भी आई है, चाहे अल्फा है, जेड है, ये यहाँ पे सारा कुछ बदलाव कर रही है। जेड वाले 97 से 10 वाले हैं, वो लोग जो है सोशल मीडिया पे पूरा कर रहे हैं। 13 से 24 वाले अल्फा वाले हैं, ये कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल आगे तो एकदम बदलाव आया आर्टिफिशियल वाला, और ये इतना खतरनाक आया है, हम जितनी यूनियन बना रहे हैं, हम हमारे जैसे बूढ़े लोग इन जनरेशन के साथ में एडजस्ट कर नहीं पाएगी। और गैप जो बदलाव 10 साल में होता था, वो बदलाव क्योंकि इसकी फैसिलिटीज मिल गई, कैलकुलेशन है, लिंक है, जुड़ने इंटरनेशनल लेवल पे। इस तरह से कोई गप को आप बहुत ज्यादा से ट्विटर वाले ने झूठ रखा कि कोई गप हो मैं प्रॉब्लम नहीं होगा। फेसबुक वाले ने अभी अभी उसने कहा यार तुम झूठ बोलना चाहो तो बोल, मुझे कोई फालतू टेंशन, पहले इंटेंट आउट करते थे, आपके खाते बंद कर देते थे, इन्होंने कहा बोलो यार झूठ बोल, इन्होंने ये कर दिया कि तुम 200 रुपए जमा कराओ, झूठ बोल, भी 2000 का इसने भी लगा दिया, फड़ झूठ बोलो। ये जो ये ग्रुप के साथ में इंटरलिंक नहीं कर पा रहा।
कोई भी प्रेशर ग्रुप अपने आप में यदि अपडेट, कोई भी प्रेशर ग्रुप जो अपने आप में सिस्टमैटिक तरीके से जनरेशन के साथ, भाई वोट जनरेशन देती है ना, आपकी अल्फा जनरेशन है जो 13 से 20 के बीच लोग जन्मे हुए हैं, 10 लोग वो हैं, अब 81 छिन्नू बूढ़े हो गए, तो उस जनरेशन को यदि आप अटैच करोगे तो फर्क आएगा। तो लीडरशिप क्या है कि एक्चुअली किसानों की लीडरशिप जो है यंग के हाथ में तो है नहीं। यंग अटैच तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ओल्ड एज, वो मिलेनियम वाई जनरेशन वाले लोग हैं जो बढ़ रहे हैं, तो वो जनरेशन एक्चुअली इफेक्टेड है पुराने 46 की मानवाधिकार की उस लाइन पे कर रहे हैं। और इधर आप देखो कि जैसे अमित शाह को पढ़ो आप और मोदी को पढ़ो, इन्होंने छोटी बात, भाई हम जीतने के लिए हैं यार, वो कई लोग कहते हैं देखो इन्होंने ये मोरली ऐसे कर दिया, ये करेक्ट, ये बातें मायने नहीं। वोट लेना है भाई, हुक एंड कुक मैं कैसे ही ले लूं, चाहे ईवीएम में करूं, चाहे वोटर लिस्ट में हेराफेरी करूं, चाहे पन्ना प्रमो करूं, मुझे सत्ता चाहिए, संख्या बढ़ाने की चाहिए। तो ये जो जनरेशन का सेटअप आया ना, इस जनरेशन के सेटअप में ये बड़ी प्रॉब्लम आई है, और इस प्रॉब्लम के कारण से ये प्रेशर ग्रुप कुछ कम हो गए, इसलिए इनकी मांग नहीं मना पाना। मेरा अपना चिंतन ये कहता है कि ये कारण रहे हैं कि हमारे बीच में जनरेशन गैप रहा है, और जनरेशन गैप को हमें क्लब किए बिना हम किसी भी आउटपुट नहीं ला पाएंगे, ऐसा मेरा अपना चिंतन है। अब आप जो भी साथ देंगे उसके हिसाब से। तो वो जो बात है इसको अंदर, अब जैसे फिक्की एसोचैम को भी आप कंपेयर करिए और आरएसएस का पूरा ग्रुप आज की तारीख में इन जनरेशन को क्लब कर रहा है, इवन बीटा तक, क्योंकि इन्होंने शिक्षा विभाग में हाथ डाला। यंग जनरेशन के अंदर देखो आप माइंड सेट है, किसान ने नहीं डाला शिक्षा विभाग, किसान का बच्चा कहीं पढ़ने गया तो गया रूटीन में, उसने नहीं लिया, लेकिन इन्होंने शिक्षा में हाथ डाला इस हिसाब से कि भाई इसको मुझे कैच करना। आज भी ये परिस्थिति इन्होंने बना रखी है। तो ये जनरेशन को अटैच किए बिना किसी भी प्रेशर ग्रुप में रिजल्ट नहीं आ पाता, इसलिए हम मांग नहीं मना पाते हैं, ये है। और सरकार क्यों नहीं झुकती है, क्यों नहीं झुकती के पीछे ये है कि आपके वोट सबसे ज्यादा है, लेकिन आप क्लब नहीं कर पाते हो जनरेशन को, आप ऐसे ग्रुप नहीं बना पाते हो, उस ग्रुप का एक इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली या उस माइंड सेट का पड़े। जैसे ग्रेटेस्ट जनरेशन आई तो युद्ध लड़े, उन्होंने दुख ही दुख देखा, फिर बाद में शांत हो लिए कि यार 28 से 45 में तो उन्होंने इस तरह से कर लिया, 46 से 64 के बाद में सोचा यार मानवाधिकार में जिंदगी जी लें, कर लें, वहां तक पहुंचे। करते करते जो वर्चुअल दुनिया का जो युग आया ना, अब जो आर्टिफिशियल आया है बहुत ही बम्पर आया है। इसलिए ये मीटिंग इस मायने में है कि हम अब यदि इस रेस के थोड़े बहुत भी हम हिस्सा नहीं रहे तो हम आदिवासी टाइप के जीवन को जी लेंगे, और जो ये जनरेशन बीटा जो आई है, ये बीटा जनरेशन और अल्फा जनरेशन आमूल चूल परिवर्तन करेगी, और उसको हम बैठे बैठे देखेंगे। ये मेरा प्राइमरी नोट है। अब मैं रूपचंद जी को ले लूं कि रूपचंद जी आप क्या सोचते हो कि कहीं हम प्रेशर ग्रुप के रूप में, चाहे कोई भी, जैसे आपका एनएससीपीएम ग्रुप है, नेचर ह्यूमन के तहत आप अपनी बात को रखते हो, सेंट्रिक आप नेचर और ह्यूमन के हो, नेचर आप बचाना चाहते हो, वो बचाना चाहते हो, लेकिन उस लाइन को नहीं पकड़ पा रहे हो जो यहाँ की जनरेशन की नीड है, या यहाँ की जनरेशन जिस तरीके से भी आप उसको क्लब नहीं कर पा रहे हो, गैप है आपके बीच में। आप अपने पुराने आदिवासी पुराने सिस्टम को या पुराने लेवल को अब आपके इनके साथ अटैच करना पड़ेगा धीरे धीरे, तो आपका एक मूवमेंट खड़ा होगा। मूवमेंट कोई भी खड़ा होता है तो जनरेशन गैप के साथ में माइंडसेट और उसके साथ में होता है, ये फिलोसॉफी मेरे हिसाब से है। तो रूपचंद जी आप अपना बात को रखो। सब साथी को नमस्कार। ये जो बात आज हनुमान जी ने चलाई है, ये बिल्कुल 21वीं सेंचुरी की बात है, ये 21st सेंचुरी में, और इसी किस्म की बातों की जरूरत है आजकल। इसमें तो 3 डायमेंशन है जो डिस्कस करने वाली हैं। एक है कि ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट का जो आधार है उसको रेगुलेट कैसे होता है और कैसे रेगुलेट होता है, एक बात ये तो अलग से करेंगे अगर टाइम मिला तो। दूसरा है कि जो प्रेशर ग्रुप बनता है, प्रेशर ग्रुप जो है वो बनता है कि पीपल्स की नीड और डिमांड क्या है।
तीसरा से है कि जिसके ऊपर आपने प्रेशर को बनाना है, उसने अपना ढांचा, उसने अपना किलाबंदी, उसने अपना स्ट्रक्चर क्या बना रखा है। मैं इस पर बात करूंगा पहले कि ये जो मनी आधारित स्ट्रक्चर बना हुआ है वर्ल्ड में, इसमें 3 बातें हैं जो बड़े पिलर हैं उसके 4 कि जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान, वो लोगों के सामने डायरेक्ट अकाउंटेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन। उसको डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं कि लोगों के सामने डायरेक्ट जाता है 4 साल के बाद, और वो वहां से अपना वो कंपटीशन करके वो चले आते हैं। वो आ गया रूलिंग एलीट का पहली अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक के सामने अकाउंटेबल है 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या 6 साल के बाद। दूसरा है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड हिज काउंटर पार्टनर, के लोकसभा में या हाउस ऑफ कॉमन में अपोजिशन के सामने अकाउंटेबिलिटी, ये उसकी डायगोनल है बकायदा, उसके मतलब पैरेलल है कि उसके संगी साथी उनके साथ अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट के सामने जितने इंस्टीट्यूशन जिनको वो रन कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, के रेलवे की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में, आईबी की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में, मिलिट्री की डिफेंस की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में। 2 तीसरी इसमें एक उन्होंने गैप रखा है कि जितनी भी डीप एजेंसीज हैं, चाहे वो रा है, एनआईए है, दूसरी है, इनकी अकाउंटेबिलिटी इंडिया में 0 है। कोई अकाउंटेबल नहीं है। जो करेंगे उसको एनएसए से पहले तो आता था पीएम के पास और होम मिनिस्टर के पास, अब आता नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास पीएम की बात। तो ये एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर बन गई है। बाहर वाला जहां लिबरल डेमोक्रेसी है या जहां पर लोग ज्यादा अकाउंटेबल नजर आते हैं, वहां पर जो है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा ओथ उठा करके पार्लियामेंट में सब कमेटी बना रखी हैं कि ये 15 बंदे की सब कमेटी जो है ये आईबी की अकाउंटेबिलिटी अकाउंट करेगी, ये एनआईए की होगी, ये दूसरे को होगी, ये तीसरे की होगी, ये डिफेंस और प्लस अदर के मिलिट्री इंटेलिजेंस की अकाउंटेबिलिटी होगी, ताकि पता लगता है कि वो लोगों के सामने इंटरेक्टली जवाब दे हैं। इंडिया में ये चैप्टर क्लोज है। तीसरी बात कि रूलिंग एलीट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसके सामने हो कि थर्ड पार्टी के सामने। एक तो आ गया उसका पब्लिक वाला, जिससे वो जिसके बेस पर वो चलते हैं, जो टैक्स देते हैं। एक वो हैं जो उनके अपोजिट हमंगी उनके पार्टनर हैं। तीसरा है जो थर्ड पार्टी, जैसे एकेडमियों में डिबेटें होती हैं सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम के हक में। सोशल सोसाइटी डिबेटें करती हैं, डिस्कशन करती हैं, डिबेटें करती हैं बाकायदा। तो इंडिया की ये तीनों चीजें जो हैं बिल्कुल ये बंद है। तीनों चीजें यहां पर बंद हैं। ना तो अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक के सामने, ना तो अकाउंटेबिलिटी है उनके सामने जो उनके अपने जूनियर पार्टनर हैं उनके सामने, ना ही इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट के सामने, और ना ही उनकी अकाउंटेबिलिटी है यूनिवर्सिटीज के, जेएनयू के वगैरह वगैरह। जिसका मतलब यह है कि ये सिस्टम थोड़ा सा रूपचंद जी मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ। हाँ करिए। हम जो है सरकार की भर्त्सना कर ही नहीं रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा प्रेशर ग्रुप क्यों धीमा है और बाकी का क्यों है, क्या और से कमी रही हमारे। तो बात ये आती है कि जो किसान या दूसरे जो लोग हैं उन्होंने क्या जनरेशन का गैप है उनके बीच में, या ये है कि क्योंकि सरकार और कॉरपोरेट को तो सारा पता है इनको, तो ये तो मतलब ये अकाउंटेबल होना ही नहीं चाहते क्योंकि जनता को इनको कोई लेना देना नहीं होता। इनका तो ये है कि ये माइंड सेट और जनरेशन को पढ़ते हैं कि ये जनरेशन क्या चाहती है, आज का युवा क्या चाह रहा है, आज का जनरेशन बेटा वाला अल्फा वाला क्या चाह रहा है। ये लोगों का माइंड सेट इन्होंने पढ़ लिया। इनके पास में सारे संसाधन है, ये पूरे पढ़ते हैं कि आज का युग ये है। तो आज के युग में कोई लोग कहते हैं ना कि टाइम ही बदल गया। अब ये टाइम जो बदला है, उस टाइम बदलने के अंदर हम लोग जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो सरकार के साथ में किस तरीके से टकराएं, किस तरीके से हम इनके साथ में फाइट करें कि वो गैप नहीं आए। वो जनरेशन जो इस लेवल पे, आज की जनरेशन झूठ बोलने पे ज्यादा नहीं सोचती। इनको कोई गप मत लगा दो मामूली, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे के बीच में भी ये होता है कि बाबा आप पुरानी बात कर रहे हो, आप उसमें नहीं बैठता। तो ये जो किसानों वाला ग्रुप है ना, ये पुरानी बात पे ज्यादा रह गया। इन्होंने अटैचमेंट नहीं किया इन जनरेशन के साथ में जो गप गजट का। और आरएसएस ने
अमित शाह एंड मोदी और गवर्नमेंट जो भी है उन्होंने इस तरह से सेटअप खड़ा किया कि ये 10 कदम हमारे से आगे चल गए, झूठ कोई बिल्कुल ही नहीं मानते, गवर्नमेंट के कुछ नहीं मानते। आज मान लो जगदीश सिंह डलेवाल खड़ा थी, इनके कोई वो जीडी अग्रवाल मर गया गंगा के लिए, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आने वाले टाइम में इस जनरेशन में कोई बहुत मायना नहीं रखेगी, मेरा मतलब ये मायना ही नहीं रखेगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के युग में जो लोग सोचते हैं, इसका माइंडसेट है, ये बहुत गैप है। और हम लोग जो उसको जो चलाने वाले लोग हैं उनके अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें उस तरफ प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्यों गैप का कारण? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास, मान लो लैपटॉप नहीं है या नहीं है, या ये लोग हुए नहीं, या इनकी डिस्कशन जो है बिल्कुल ही दूसरे कैडर की डिस्कशन है, ये छोटे कैडर पे सोच रहे हैं। सरकार जो है ये शातिर गैंगे हैं, सरकार शातिर गैंगों के साथ में फिक्की एसोचैम, इन लोगों में तो बदलाव किया ना, इन्होंने कैसे अपने हिसाब से अपना बदल लिया, इन्होंने टाइम रहते हुए सारा बदला। तो ये जो गैप आया ना, ये गैप सरकार क्यों चाहेगी? सरकार को तो कोई अकाउंटेबली नहीं करनी, वो मानते भी ना, अपन भी नहीं मानते। कोई नेता भाषण देता था अपन मानते, ठीक है यार कह दिया होगा, कोई घोषणा कर दी होगी, कोई उद्घाटन कर दिया कोई, क्यों? टाइम बदला, पहले ये नहीं था। पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन का सोच का बड़ा डिफरेंस हुआ है। तो इस लाइन को टच करते हुए रूपचंद जी अपना बात को रखो। पहले जो आप लोगों को इंप्रेशन गया कि मैं भर्त्सना कर रहा हूं, मैं उसको बात कहता हूं साफ, पहले वो साफ कर दूं। मैंने कोई कंडेमनेशन या नहीं की, मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है कि जो वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ कहाँ है। इसके सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा, फिर आगे आपके पॉइंट पर आ जाता हूं मैं। कि जब इराक पर हमला करना था तो वहां के अपनी जो यूके की इंटेलिजेंस वालों ने वहां की रिपोर्ट जो दी वो दी कि सदाम हुसैन के पास ना तो न्यूक्लियर ना केमिकल ना बायो बम है। मगर टोनी ब्लेयर ने जब वो हाउस ऑफ कॉमन में पेश की तो उसको उसने झूठ बोल दिया कि उसके पास है, रिपोर्ट आई हमारे पास, और अटैक यूके साथ अमेरिका के साथ मिलकर अटैक कर दिया, सदाम हुसैन खत्म हो गया। उसके बाद उनका रूल ये है कि 20 साल के बाद उनकी फाइल खुल जाती है। जब वो आईबी की रिपोर्ट खुल गई, पब्लिकली हो गई, जब वहां लिखा हुआ था कि आईबी ने तो रिपोर्ट ही नहीं दी, तब कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल लगे करने के हम इसको वार क्राइम में केस करेंगे इस पर। तो तब वहां पर जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसने इसको कहा भी भाई साहब आकर के पब्लिकली माफीनामा मांगो। तो टोनी ब्लेयर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके को पब्लिकली और हाउस ऑफ कॉमन आके अपोलोजाइज करना पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब ये लॉ है ना, ये अकाउंटेबिलिटी है। मैं भर्त्सना नहीं कर रहा किसी की भी। एक बात, सीआईए ने जब लियाकत अली पाकिस्तान वाले को मरवाया तो 20 साल के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई कि उसने कैसा नाटक बनाया और कौन कौन आदमी थे, उनको कैसे उन्होंने पहले सेटलमेंट दे दी कि अमेरिका में प्लाट लाट कर दिए, तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये स्ट्रक्चर जो बना है ना रेगुलेट करने का, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए मैं 2 एग्जांपल इसलिए दी हैं कि ये स्ट्रक्चर जो रेगुलेट करता है, जिसके मुताबिक सारी हम अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, प्रेशर को बताते हैं, ये उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक बात। अब बात है दूसरे वाली कि ये जो जनरेशन गैप है या साइकोलॉजिकल गैप है, उसमें डिफरेंट किस्म की साइकोलॉजी है ना, वो लोगों को रेगुलेट की जाती है। जैसे इंडिया की साइकोलॉजी इसको उन्होंने रखा है, वो है लाइट हाउसिंग साइकोलॉजी इफेक्ट है। एक लाइट हाउस साइकोलॉजी इफेक्ट वो है जहां लोगों को ड्रा करके इतना डिमोरलाइज कर दिया जाए कि आप विक्टिम रहे हो, आप पर हमेशा गुलाम रहे हो। आप ह्यून्स का अटैक है, मुगलों का अटैक है, तुर्कों का अटैक है, अफगानियों का अटैक है, अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, लिहाजा आप कुछ नहीं। तो फिर क्या है? फिर हम हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं। तो वहां पर अप्रोच आती है कि अच्छा ये हमारा आ गया, हमें इस विक्टिमाइजेशन से दूर करने वाला हमारा सपोर्टर। वहां जनरेशन नया सीड पैदा होता है, बोर्ड सीड पैदा होता है तानाशाही का, डिक्टेटरशिप वहां से पैदा होती है कि ये हमारा भगवान आ गया है जो करेगा, जो हमें विक्टिमाइजेशन से दूर करने। ये जो साइकोलॉजी है
इस साइकोलॉजी के मुताबिक दो बातें हैं जो अफेक्ट होती हैं कि इंडिया की डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लार्ज साइकोलॉजी है वो जनरेशन गैप तो ये सारा वेस्ट का आया है सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये वेस्ट में है सेक्शन जहां पर दो ही सेक्शन है ज्यादा एक वो हैं जो एक कास्ट और रिलीजन के बेस पर टिके हुए हैं और उसके साथ टिक करके वहां पांव रख करके वो मनी को रेगुलेट करते हैं अपने साथ एक वो है जो उनसे हट करके नेशनल फ्रेमवर्क से भी हट करके मनी को रेगुलेट कर रहे हैं आज लीडरशिप ग्लोबली उसी की होगी जो नेशनलिज्म से रिलीजन से कास्ट से हट करके मनी को रेगुलेट करेगा उन्होंने अपना मनी को रेगुलेट स्मूथ कैसे चलाना है फिर वो नेगेटिव पॉइंट को फंडिंग करेंगे साइकोलॉजी नेगेटिव लाइट हाउस की साइकोलॉजी या कन्फ्रंटेशन की साइकोलॉजी बढ़ाने के लिए तो ये जो फंडिंग साइकोलॉजिकल है इनके लिए एक नया फिनोमेना चाहिए वो है कि नई साइकोलॉजी जो है कि हम एआई को और ह्यूमन ब्रेन को क्या गैप करते हैं ये क्वेश्चन जो है इसको ऐसे देखा जाता है कि जैसे रोटी आपके सामने आ जाए वो हजम नहीं होती रोटी आपको आ गई आपको हजम हो जाएगी वो 4, 5, 6 घंटे लगेंगे ऐसे ही जो आपके सामने थॉट आता है उसको भी ब्रेन में प्रोसेस करने के लिए टाइम लगता है ये बायोलॉजिकल लॉ है इस बायोलॉजिकल लॉ के मुताबिक जो लोग ज्यादा इसमें ट्विटर में लेते हैं एक्चुअली बेसिकली वो बतूनी हैं और वो डीप थिंकर या सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले नहीं है उनका पब्लिक ओपिनियन बहुत हो जाती है कि 10 लोग आदमी उनको फॉलो कर रहा है करोड़ फॉलो कर रहा है मगर बतूनी है वो इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल लॉ जो है कि ब्रेन को एक थॉट को प्रोसेस करने में टाइम लगता है जैसे बायोलॉजिकल में रोटी खाने को हजम करने को टाइम लगता है तो ऐसे ज्यादा खबरें पढ़ने से ज्यादा ऐसे नॉलेज नहीं बढ़ता नॉलेज तब बढ़ता है अगर हम चीजों को थॉरोली स्टडी करके डीपर पॉइंट में जाएं ये 1995-96 का एविडेंस देता हूँ किसानों के लिए आपको जब डंकल ड्राफ्ट आया था जहां WTO बनना था तब दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकैत नजूदा स्वामी कर्नाटका वाले और शरद जोशी महाराष्ट्र वाले तीनों ने दिल्ली में 10 लाख आदमियों को इकट्ठा किया था इसका मतलब उस वक्त का किसान फ्रंट डंकल ड्राफ्ट को जानता था चाहे अनपढ़ थे वो कम पढ़े लिखे थे डंकल ड्राफ्ट का विरोध करने आया दिल्ली में प्रोटेस्ट किया उनके सामने आपस में वो डिस्प्यूट हो गया वो अलग बात है कि दो आदमी डंकल ड्राफ्ट के हक में थे एक हक में था शरद जोशी और नजूदा स्वामी और महेंद्र सिंह डंकल ड्राफ्ट के खिलाफ थे लिहाजा झगड़ा हो गया आपस में तो आप तो बाद में पता लगा कि नहीं वो सरकार ने झगड़ा करा दिया तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 2000 इरा के पहले के किसान वर्ल्ड इशू पे सोच सकते हैं वर्ल्ड इशू पे कि डंकल ड्राफ्ट का अपोज उन्होंने किया मगर जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनिशिएटिव करने इंडिया के लिए न्यू इनिशिएटिव पॉलिसी आई एग्रीकल्चर की तब किसी किसान ने हल्ला नहीं किया ये अभी की बात है 2017 की इसका मतलब यह है कि मोबाइल होने से लैपटॉप होने से जरूरी नहीं है कि आप इतने डीप थिंकर बन जाओ कि आप वर्ल्ड की आने वाली चीजों को आप अपडेट कर सको तो 2017 का प्रपोजल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और फिर वो 3 लाख और फिर वो धरना फिर वो लाभ वापस और अब वो क्लस्टरिंग फार्मिंग में आ रहा है तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये प्रेशर ग्रुप और ये तब चलेगा अगर हमारे लोगों की राइट थिंकिंग प्रॉपर बने कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है सेकंड प्रायोरिटी क्या है थर्ड प्रायोरिटी क्या है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी की हम कैटेगराइज नहीं कर पाते सोसाइटी अपनी में तो हम प्रेशर को बना करके फेल हो जाएंगे धन्यवाद बाकी बात बाद में चलो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में रूपचंद जी आपने दिशा को बिल्कुल सही दिशा में बात को रख दी कि बेसिक बात यह है कि ये आपने एक बड़ी बात एंटर कर दी कि क्या ये जो नई जनरेशन है जो अल्फा बीटा और जेड वाली जनरेशन है
ये कहीं बहुत ज्यादा मायना नहीं रखती। यदि अनपढ़ भी है और मान लो वो गैप है तो है, लेकिन सोच का आपका क्या तरीका है ये बहुत मायने की बात है। जैसे मैंने अपने प्राइमरी अपने उद्बोधन में ये दिया भाई ओल्ड एज वाले अपने तरीके से सोचते हैं, हम अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि वोट देने के अंदर ये जनरेशन गैप डाल देती है, वोट लेकर के वो इधर अपनी सत्ता बना लेते हैं, सत्ता बना करके उस प्रेशर ग्रुप को कोलैप्स कर देते हैं। आज की यंग जनरेशन ने ये गवर्नमेंट बना दी, कोई कुछ नहीं सोचा इन्होंने, किसी प्रकार का माइंडसेट है, अपना लैपटॉप लिया और अपना किया और ये सारा कुछ ढांचा खड़ा कर दिया, तो वो प्रेशर ग्रुप के अंदर एक बहुत बड़ी एक सत्ता बना दी इन्होंने। और ये प्रेशर ग्रुप जो पॉजिटिव थिंकर प्रेशर ग्रुप थे वो साइड में हो गए। अच्छा, ये जो प्रेशर ग्रुप थे दूसरे वाले जो इंडस्ट्री लिंकअप थे, जैसे फिक्की थे, एसोचैम थे, सीआईए थे, जो लोग थे, तो ये तो उनका ही हिस्सा थे एक्चुअली। अब लड़ाई बहुत मायने की खड़ी होती है कि हम इन जनरेशन को कैसे एडजस्ट करें, कैसे समझाएं, ये समझने कोई तैयार नहीं। आज जिस हिसाब से यूथ चल रहा है, जिस हिसाब से यूथ की नौकरियों का पता नहीं और कुछ नहीं है, तो इनका भी तो प्रेशर ग्रुप है ना, यूथ का अपने आप में प्रेशर ग्रुप है। इनकी सर्विस नहीं लग रही है, ये अग्निवीर में बाहर में आए, लेकिन कोई बात ही समझ में नहीं आ रही है कि आराम से सत्ता ले लेते हैं। तो यहाँ पे गौरव भाई, आप यंग हो और आप कुछ भी खड़ा कर रहे थे, आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई हम आखिर क्या करें, कौन सी जनरेशन से अटैच करें? कोई समझने को तैयार नहीं, कोई किसी प्रकार का लफड़ा कुछ न कुछ रहता ही है। नमस्कार सर, सभी को मेरा। मैं जैसे देखता हूँ कि जो सीआईए है वो 1895 में बनी हुई है। उसके बाद एसोचैम है वो 1920 की है, और फिकी 1920 की है, और एसोचैम 1927 की है। तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि ये लोग आज भी अपडेट हैं। हमारा जो किसान, जैसे ऑल इंडिया किसान यूनियन हमारा सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप है किसानों का, उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा है। लेकिन हम लोग, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2012 में एक इन्वेस्ट इंडिया करके गवर्नमेंट ने फोकस किया था। इसके बाद एक मिलेनियम प्लान चलाया है, इसने फिकी ने चलाया है। तो मिलेनियम प्लान, एसोचैम, इन्वेस्ट इंडिया, तो इस तरह की जो इनोवेटिव है, क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया में क्या है कि यूएस का इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और 2.5 लाख मेंबर हैं, इंडस्ट्रियल जो मेंबर हैं वो फिकी के और एसोचैम के मेंबर्स हैं। तो वो लोग आज भी इनोवेटिव हैं। हमारा जो आबादा की जो हमारा किसान का जो वो है, मैं ये मानता हूँ, जैसे मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, नोएडा में, तो मैं ये देखता हूँ कि प्रेशर ग्रुप क्या, लोगों ने अपने प्रेशर ग्रुप को अपने तक ही या अपने पर्सनल विश तक ही सोच के बना लिया है। एक गांव है हमारे यहाँ नोएडा में, तो ऑल इंडिया किसान सभा है, मतलब 7 वो है, भारतीय किसान यूनियन है, और कुछ उन्होंने अपनी नई बना ली है। तो एक तो ये है कि हमारा जो सोचने का वो स्तर ब्रॉड नहीं है, दूसरा हमारे जो इनोवेटिव नहीं है, तीसरा जो हमारी नई जनरेशन है वो इसमें आना भी चाहती है, तो जो बड़े लोग हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो उनको पीछे कर देते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते। इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूँ, वैसे तो आज का जो यूथ है वो खेती करना भी नहीं चाहता। हमारे खासकर वेस्ट यूपी में तो मैं देखता हूँ, क्योंकि खेती जो है इनपुट को बहुत महंगी है, तो और लेबर पे डिपेंड है, लेबर मिल नहीं रही, तो वो सारा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से डिपेंडेंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि एक दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन हो, किस यूथ को भी आ जाए, क्योंकि यूथ में भी मैं ये देखता हूँ, जैसे अब जो हमारा जो किसान वर्ग है उसका सिर्फ लेस देन 5% ही जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसमें ही पढ़ता होगा या नहीं, ये पढ़ने की क्वालिफिकेशन रखता है। क्योंकि जिनका हम बात कर रहे हैं, फिकी की, एसोचैम की, सीआईआई की, उनका जो यूथ है आज का, वो स्टार्टअप चला रहा है। 80-90% मैं तो यहाँ नोएडा में देखता हूँ, तो 80 से उनका समाज का 70 से 80% कॉन्वेंट एजुकेशन में है। उसमें आपका आईआईटी में जा रहा है, आईआईटी में एआई की वो कर रहा है, जो और भी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो हमारा उसमें पहले से ही वो कम था इन्वॉल्वमेंट, मतलब हमारी जो रिप्रेजेंटेशन, और आप भी कम है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। हमारे लोग भी तो इतने डेवलप नहीं है ना, हमारा जो किसान वर्ग का जो समाज है। तो इसमें भी हमें काम करना होगा, और कुछ हमें नई तरीके से ये ढर्रा जो चेंज करना होगा। ऑल इंडिया किसान यूनियन है, कोई भी है, वो अपना सिर्फ ये है कि मेरा टोल टैक्स फ्री हो जाए,
मुझे मेरा टोल ना लगे मेरे गांव के आसपास, या मेरे वहाँ का कप्तान मुझे पहचाने, ये सब तरह से सोच के बड़ा सोचना पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप हमारे रीजनल बन चुके हैं, रीजनल क्या, एक कस्बे लेवल के बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको गौरव रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक व्यवस्था में 3 जनरेशन रहती है। आज की जनरेशन में बीटा तो अब पैदा होगा, 1 जनवरी से होगा, तो बीटा को हम आउट कर दें। मिलेनियम, वाई, जेड और अल्फा 3 जनरेशन आपकी इस पार्ट में है। वाई जनरेशन 81 से 96 थी, डिजिटल आ चुका था। 97 से 12 तक जेड जनरेशन आ चुकी थी। 13 से 24 तक अल्फा जनरेशन थी। इनके नाम दे रखे इन्होंने, लेकिन मोटा मोटा सा हम ये माने कि 80 से लेकर के करीब 40-50 साल का जो है, ये 3 जनरेशन साथ में रहे। अब आप कह रहे हो कि ये हमें साथ नहीं लेके चलते। जैसे मैं ओल्ड एज हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको साथ लेके चलूं, लेकिन आपका जनरेशन गैप, मेरा और जनरेशन गैप में पॉजिटिव कौन है? मेरे वाली बात है कि आप वाली बात है? आप मानने कोई तैयार नहीं। जैसे रूपचंद जी ने कहा ना कि महेंद्र सिंह टिकैत के समझ में आ गई, शरद के उनके अलग माइंडसेट था, इनका अलग था, लेकिन बात तो समझ में आई। डब्ल्यूटीओ के विरुद्ध में बात तो पकड़ी ना इन्होंने। अब ये जो बच्चे हैं, ये फटाक से वोट दे देते हैं, तो इतना ही दिमाग नहीं है क्या कि वोट मेरा जाएगा तो क्या करेगा? प्रेशर रिलीज हो गया, आपने नट खेच वोट दिया और आपका प्रेशर 0। 5 साल के लिए आप तो प्रेशर रिलीज हो गए। यूथ ने जो बिना नौकरी लगे प्रेशर रिलीज कर दिया, बिना कारण रिलीज कर दिया, बेकावे में आ गया और आज सड़क छाप हो गया। अब इनको क्या कहें? अब किसान में चाहे ओल्ड एज लोग हैं, हमने भले आक्षेप लगा दिया हो भाई वहां ओल्ड एज चले गए, इनके पास अपडेटिंग नहीं है, लेकिन अपडेटिंग वाले तो वोट ही उल्टा सीधा दे देते हैं। अब आप आरएसएस में भी 3 ग्रुप है, वहां भी तो 3 जनरेशन काम कर रही है ना आरएसएस की, लेकिन वो तीनों की तीनों जनरेशन वन साइडेड है। अब वो उनको आप, मैं जो सोचता हूं, मैं कह सकता हूं कि वो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से जुड़े लोग हो सकते हैं, या मोटा मोटा, जैसे मेरे को एक ने कहा कि मोटा मोटा माइंडसेट उनका ये है कि वो एक ऐसा कमेरा वर्ग नहीं है, वो फ्री में खाने वाले लोगों का संगठन है। तो तीनों ही रहेंगे, बेटे को भी रोटी फोकट की चाहिए, बाप को भी चाहिए, दादा को भी चाहिए, तो तीनों मिलकर फोकट की रोटी कबाड़ने का दिमाग लगाते हैं और इसलिए अपनी सत्ता ले आते हैं। कमेरा वर्ग और फोकट में खाने वाले वर्ग का गैप तो रहेगा। एक कारण तो ये हो सकता है कि उनके अंदर गैप क्यों नहीं है और इधर क्यों है। तो ये एक साइकोलॉजी का सवाल है। तो रूपचंद जी, आप इसमें इन्वॉल्व करो कि भाई वो कैसे सेट है, क्योंकि बिना कमाने वाले लोगों की तो एकता भारी है कि हमें मंदिर में बैठना है, तिलक लगाने के ये लेना है, ये इस तरह से ढांचा खड़ा करना है। एक किसान उधर खड़ा हो गया, उसके अंदर उसका बच्चा गया, कॉलेज गया, वो गया तो गैप हो गया उसका, लेकिन वो उसके काम नहीं आया, तो ये पिट गया और वो मान ले गए। एसोचैम वालों ने जोड़ लगाई, उन्होंने कहा यार ये ठीक है ना, तुम पैसे ले जाओ आरएसएस का, मेरी दुकान चल जाए, तुम्हारी चला के, दोनों ही फोकट के थे और काम करने वाली गैंग अलग हो गई और निकम्मे अलग हो गए। क्या इसमें मैं गलत हूं? रूपचंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, जहां पर तो है आरएसएस के नेटवर्क की बात है, वो एक विचारधारा पर संगठन है। नहीं, विचारधारा नहीं, फ्री का मैंने एक आक्षेप, विचारधारा तो कोई मायने नहीं, फ्री का मैंने उठाया कि क्या फोगट में खाने वाले लोग ज्यादा यूनाइट हैं या काम करने वालों के अंदर ऐसा बिखराव है, इसलिए है। विचारधारा तो है ही नहीं, विचारधारा तो अपन कह रहे हैं यूं ही। काम तो सब कर रहे हैं। काम करने का मतलब उनके पास जो मेन जॉब है, चाहे फिक्की का है, चाहे एसोचैम का है, चाहे वो मंदिर का है, चाहे किसी का है, उनका जो सेटअप है वो ये है कि मजदूर और किसान की तरह का नहीं है। और यहाँ जनरेशन गैप ऐसा हुआ कि ये तो साइड में हो लिए, उनका जनरेशन गैप इसलिए नहीं हुआ कि इस जनरेशन से बाहर निकलेगा तो दुकान नहीं चलेगी, तुम्हें झूठ भी बोलना है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये छद्म रूप से करना है, उसके पैसे भी खाने, वो ट्रेनिंग पार्ट अलग हो गया और ये वाले अलग हो गए। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये समझता हूं कि समाज में ए से जेड तक जितनी जनरेशन हैं, सब अपना अपना अपने मुताबिक काम कर रही हैं, चाहे वो उसके पास 90 साल का एक्सपीरियंस हो, एक बात, चाहे न्यू जनरेशन जो लेटेस्ट जो है, जिसके पास वाईफाई या एआई को यूज करने वाला पैटर्न हो, वो सब एक कॉमन पॉइंट पर बजे हुए हैं कि ये दुनिया का जो
मार्केट है उनको कैसे रेगुलेट करेगी मार्केट। और इसका मार्केट की सूत्रधार है वो पैसा है। इसका मतलब जो सिर्फ जिसने सिर्फ काम नहीं किया हुआ मगर मनी पैसे पर आंख लगाई हुई है कि कहाँ पैसा लगाए और कहाँ से निकाले और फिर कहाँ लगाए ताकि उसका पैसा बनता जाए। जब इसको प्राथमिकता दी जाती है यही बनता है हिंदुस्तान में कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी मगर जॉब नहीं होगी। क्यों कि ये जो वर्ल्ड स्टॉक मार्केट है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है, जो बॉम्बे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, ये खरबपति बनाती है, अरबपति बनाएगी विदाउट क्रिएटिंग एनी जॉब। क्योंकि पैसा मेरे पास है 1 लाख रुपया और वो मैंने एक जगह लगाया तो 1.5 बना दिया, दूसरा 2 लगा 4 बना दिया, इससे मैं बढ़ता बढ़ता कहीं और काम मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जब मनी सेंट्रिक वर्ल्ड होगी तो पैसे से दुनिया सारी चलेगी और पैसे के मुताबिक ही बच्चे जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी पर कम देखते हैं। नई जनरेशन कि तुम्हारा पैकेज क्या है, तुम्हारे पास क्या है, और वो पैसे के आधार पर ही हम आज दूसरे को बड़ा मानते हैं, पैसे के आधार पर दूसरे को छोटा मानते हैं। अगर इनको सब फैसिलिटीज को सब जनरेशन को 2 आधार पर लाया जाए कि ह्यूमन सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए 5 आइटमें हैं, बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा हो, कि साफ हवा, साफ पानी, पॉइजन फ्री फूड, लिविंग टेम्परेचर और इंसानी भाईचारा। बाकी आपकी चीजें जो हैं वो सुखदायक हैं। ये चीजें जीवनदायक हैं, वो चीजें सुखदायक हैं। अगर सुखदायक चीजों को करते करते हम वहां समाज को ले आए जहां जीवनदायक चीजें जो हैं वो गड़बड़ी कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपका खुद अस्तित्व जो है इस जनरेशन नहीं गया में जैसे जनरेशन को हम एडवांस मान रहे हैं ना, उसी जनरेशन ने अपना अस्तित्व ही खुद खतरे में डाल दिया है। इसका मतलब उस जनरेशन को किस लेवल पर पकड़े हम, क्या समझें उसको। और एक बात और ऐड कर देता हूं कि एआई ओपन का जो आम स्टेटमेंट है कि अभी तक एआई जो है ये बेबी है, बेबी एआई को बेबी कह रहे हैं वो ऑलरेडी। और जब ये अडल्ट होगा कि जब ये खुद फैसले अपने मुताबिक लेगा, फिर इसको किसी की कमांड की जरूरत नहीं होगी, तब सोसाइटी में ये क्या करेगा उसका आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो इंसान को तबाह करेगा या क्या करेगा। तो कहने का मेरा मतलब जहां दुनिया जा रही है वहां अब इस बात की आ रही है, नई चीज की जरूरत जो है वो इस बात पर है कि ये इस दुनिया को जो रेगुलेट, या जैसे मैंने पहले वो ढांचा पेश किया ना कि वो हर कंट्री ने अपने बताओ ढांचा बनाया हुआ है। ग्लोबल ढांचा क्या हो जो फेसबुक, ट्विटर, वर्ल्ड मार्केट, एनवायरमेंट स्टडी को अकाउंटेबल कर सके। हाँ, रूपचंद जी की बात को मैं, गौरव जैसे इन्होंने बात की कि भाई हर आदमी वैसे कुछ न कुछ हलचल कर रहा है या कुछ न कुछ कर रहा है, ये बात पक्की है। लेकिन इन्होंने चौथा पॉइंट अपन ले रहे थे कि ट्रेड वार में कॉर्पोरेट का प्रेशर पर कब्जा हो गया। जब ये ट्रेड वार शुरू हुआ ना, चाहे WTO से शुरू हो गया था, 95 का जो एरा था वो एक्स और मिलेनियम में था, हमारी चौथी पीढ़ी ऊपर की थी, वहां पे था, टिकट वगैरह वहां थे। मिलेनियम का जो एरा था हमारा 81 से 96 का जो मिलेनियम जनरेशन थी हमारी, वहां से ये शुरू हुआ। और ये स्थिति पैदा हो गई कि हम लोग जो है वो ट्रेड वार में फंस गए। दुनिया ट्रेड वार को कर रही है। ट्रेड वार में कोई किसी मेथड से कर रहा है, कोई लैपटॉप से कर रहा है, कोई किसी से कमा के खा रहा है, कोई न कोई तरीका उसने अपना रखा है अपने हिसाब से, और अपने माइंडसेट से वो लोग चल रहे हैं। अब इन सारे के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चारों जनरेशन अपने आप में कंसोलिडेटेड नहीं होती। कहीं तो हो रही है, ट्रेड वाले तो हो रहे हैं, ट्रेड जो कर रहे हैं वो कंसोलिडेटेड हो रहे हैं कि देख तू ये करेगा तो नहीं होगा। दूसरा जो एक ग्रुप है जिसको किसान कह दें, मजदूर कह दें, ये बिल्कुल दुनिया 2 भागों में बंटी पड़ी है। जिनकी रियल दुनिया है, जो वास्तव में काम करते हैं, एक वर्चुअल दुनिया को आधार बना करके वर्चुअल काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कर रहे हैं। अब आप यूथ क्या सोच रहे हो कि भाई रियल दुनिया तो एक्चुअली रियल रोटी तो रोटी होती है, डाउनलोड तो होती नहीं वो, चाहे लैपटॉप लाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाओ, कुछ भी लाओ, परिस्थिति बहुत नाजुक है। इनको क्लब करना बहुत भारी पड़ रहा है। और इसलिए क्या है कि ये गैप
जो है इस तरह से इस गैप के अंदर वो लोग वोट ले जाते हैं, अपना राज बना लेते हैं, फिर वो प्रेशर वो मिल जाते हैं और सारे मिलकर के इस ग्रुप को हताश कर देते हैं। इनको ये रोते पीटते अपना मांगे लिए घूमते रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये कंसोलिडेटेड हो नहीं सकते। अपन चाहे कितना ही भाषण दें लेकिन वो हो नहीं पाते हैं। तो आप अपनी 2 मिनट में गौरव काउंटर करके दो रूपचंद जी ने क्या, फिर मैं राम प्रताप जी आपको ले लूं और फिर डीपी सिंह जी को ले लेता हूं, इस पे क्या दिशा बनती है। आप माइक खोलिए गौरव। हाँ सर, मेरा मानना ये है, जैसे मैं करीब मेरी एज 39 साल है, 39। तो मैं जैसे राजनीति को 2000 या 90 से देख रहा हूँ, मंडल आयोग से। जितना मुझे कमजोर किसान प्रेशर ग्रुप 2014 से और 2024-25 के बीच में लगा है और महसूस हुआ है, इतना मुझे ना तो मनमोहन एरा में था, ना अटल बिहारी वाजपेयी के एरा में था, ना ही वीपी सिंह के एरा में था। तो कारण तो इसके ढूंढने होंगे। कारण मैं यही मानता हूँ कि एक तो आपस में समन्वय नहीं है हमारी जनरेशन का। जो हमारी एक तो नई जनरेशन, उसको तो बात ही ना कीजिए। जो 2005 की बाद की जनरेशन है, वो तो और भी अलग ही सोचती है। मैं जैसे यहाँ पश्चिमी यूपी में और इधर रहता हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर में, उसका तो ये तक मानना है कि यार क्या कुछ नहीं, हम लोग भी तो वही हैं। मतलब वो खेती को भी ये सोचता है कि अगर कल खेती एक्वायर हो जाए तो बिल्डर कल ले ले, परसों हो जाती हो तो कल ले ले। तो ये एक तो मेरा ये है कि ये पूंजीवाद का थोड़ा सा जो लोगों में जो जनरेशन किसानों की जो जेड और वाई जेड और सिग्मा और अल्फा जनरेशन है, उसमें ये भी एक सोच का फर्क भी है। और दूसरी चीज इसमें सर एक वेरिएशन ये है कि राजस्थान का किसान अलग स्तर पे सोचता है, पश्चिमी यूपी का अलग सोचता है, और उड़ीसा का अलग लेवल पे सोचता है। तो एक वो जो डिस्पैरिटी है वो कॉमन नहीं है हमारी, क्योंकि वो उसमें पंजाब का एक अलग लेवल पे सोचता है। ये भी इसमें एक फर्क है सर। चलो राम प्रताप जी, आप क्या सोचते हो? फिर डीपी सिंह जी को पूछते हैं कि ये जनरेशन जो है आपस में कॉन्साइड नहीं कर रही है, जिससे वोटों का बंटवारा भी हो रहा है। आप जाति धर्म से मत मानो, जनरेशन का जो गैप है ना, ये वोटों को बहुत इथल पुथल कर रहा है। कॉर्पोरेट वाले इस तरह से इनको बिखेर देते हैं और ये व्यवस्था खड़ी हो जाती है, वो मिल लेते हैं, ये दूसरे वाली जो यूनिट है किसानों वाली, वो यूनिट पिट जाती है। राम प्रताप जी माइक खोलो और अपनी बात को रखो। हनुमान जी, मैं तो सुन रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में एक बार सुनना है, समझना है। थैंक यू। चलो डीपी सिंह जी सर, आप बताइए। आप जैसे गौरव ने यंग जनरेशन का कहा, रूपचंद जी ने कहा, मैं इसलिए बार बार इनको आपस में टच करता हूं कि भाई ये आखिर दिशा क्या बन रही है। वो अपना बिल्कुल सेटअप खड़ा करके खड़े हैं, उनकी मांग भी अच्छी तरह से मानी जा रही है, बजट पे भी वो कब्जा कर लेते हैं, इसलिए सरकार जो है वर्तमान में वो झुकने को तैयार नहीं होती। इस ट्रेड वार वाला, जैसे रूपचंद जी ने लास्ट में कहा कि ट्रेड वार में कॉर्पोरेट का जो था वो प्रेशर ग्रुप पर कब्जा हो गया। ट्रेड वार का मतलब यही है कि भाई कॉर्पोरेट उसके साथ अटैच है और कॉर्पोरेट ही करता ट्रेड तो है। तो उसके अंदर आपसी खींचतान के अंदर जो प्रेशर ग्रुप थे उन पे कब्जा कर लिया उन्होंने, उस प्रेशर से वहां वार कर लिया, इस प्रेशर पोज हो गई उनकी और इस तरीके से चल गया। तो डीपी सिंह जी साहब, देखिए, एक तो समाज का इतना बड़ा बंटवारा हो चुका है इन दो भागों में, जो काम करने वाले कमेरे और जो बिना काम करने वाले हैं, इनमें बहुत बड़ा गैप हो चुका है। वो काफी आगे निकल चुके हैं और ये काफी पीछे हट चुके हैं। रही काम करने वालों की बात, ये केवल अपना गुजारा करते हैं और वोट की तो कोई कीमत ही नहीं रही। अब ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये वोट कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे। जब से ये ईवीएम का चक्कर है, खासतौर से ये सरकार आई है, जब से ये नहीं कहा जा सकता कि जनता सत्ता में ला रही है या अपने आप सत्ता में आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इस गैप को पाटने के लिए अब कोई संभावना दिखाई नहीं देती। वो कोई हथकंडा ऐसा नहीं छोड़ते जिसे ना अपनाते हो। हथकंडा इस तरह तक अपनाते हैं कि गांव के प्रधानों को थाने में बुला के थानेदारों से धमकवाते हैं कि अगर प्रधानी करनी है तो ऐसे करो, वोट दिलवाओ, ये करो, वो करो। जब इस स्तर तक उतरी है, पहले ये डर नहीं था। हम पहले खूब बोलते थे, खूब कांग्रेस की भी आलोचना करते थे, मंत्रियों की तरह छपते थे। हम भी जैसे मंत्रियों के भाषण छपते हैं, हम भी इस तरह छपते थे। आज दो शब्द को छापने को तैयार नहीं है।
कहीं आप कोई मुहिम लेके भी चलो तो 4 कदम से 5वें कदम नहीं जा सकती, तब दूर तक बात जाती थी। अब किसे बताएं किसे ना, लोग जहां आप चल रहे हैं वहां तो नई जनरेशन भी नहीं चल रही, उन्हें पता ही नहीं है, भले ही चाहे वो कितनी स्मार्ट बनती हो। मेरा मानना तो यही है कि इसमें गैप जो है हुआ है, ये आसान नहीं है भरना, अभी संभावना नहीं लग रही। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो तभी कुछ बात बनेगी। थैंक यू। मैं थोड़ा सा गौरव को लेकर, रूपचंद जी आपने हैंड रेज किया। गौरव भाई बता, हमने आक्षेप ये लगा दिया कि आपका कोई समझ नहीं, बात नहीं, आप लैपटॉप लिए घूमते हो, बात पकड़ने को तैयार नहीं, और स्थिति यहाँ आ गई कि वोट के टाइम आपको कोई मतलब नहीं। अब या तो जनता इनको बना रही है या इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बना गए हैं और कर रहे हैं, तो लफड़ा क्या है, गैप इतना हो गया। ये किसान कमेरे वर्ग के अंदर और ये जो दूसरी गैंग पैदा हुई, झूठ बोलना आज की तारीख में अलाउड है इस जनरेशन के अंदर। ये बीटा और अल्फा और इनमें सब में कह दिया बोलो कितना ही, क्योंकि मामला ही आर्टिफिशियल है पूरा ही पूरा। तो आपका क्या सोच है भाई, क्या आखिर इतना क्यों हम इसमें नहीं हो पा रहे हैं, जबकि वो दूसरे वाले साइड में कंसोलिडेटेड है, 4 जनरेशन जो है इतनी गैप में नहीं है, यहाँ गैप में ज्यादा है, दूसरा ग्रुप बहुत ज्यादा नीचे रह गया। किसान और कमेरे वर्ग हैं, उनका सोच बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल तक गया ही नहीं और उस लाइन में है ही नहीं, वो बेचारे उस हिसाब से हैं। तो ये एडजस्टमेंट कैसे हो, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या है लफड़ा क्या? सर मैं इसमें 2-3 चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये है कि 14 के बाद जो स्थितियाँ काफ़ी बदली हैं, क्योंकि दुनिया सस्ता इंटरनेट होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन में हो गया है। आज गाँव हो शहर हो, आप एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में अंतर नहीं है, चाहे कोई कहीं भी एक्सट्रीम रूरल एरिया में हो और कोई नोएडा में हो या दिल्ली में हो, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो लेना चाहता है वो ले सकता है। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जो महंगाई है या एक लाइफस्टाइल सिंड्रोम आ गया लोगों में, लाइफस्टाइल बढ़ाने का, ऊपर उठाने का, तो उसमें पीछे किसान के बच्चे भी नहीं हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है, मैं अपने यहाँ लोकल में बात करता हूँ, कि खेती जो है ठीक नहीं है, हम भी फैक्ट्री में नौकरी लग जाए, हमारी कंपनी में हमारी जो जो जमीन है वो कल इंडस्ट्रियल एरिया हो जाए। किसान इस स्थिति तक है कि मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, नोएडा की, यहाँ अगर मुआवजे का नोटिफिकेशन हो जाए तो मतलब रिश्वत तक देने को तैयार है। अपने जैसे उसका 2 करोड़ मुआवजा मिलना है तो वो ये कह देगा मेरे से 4 लाख ले लो, पर मेरा पैसा कल दे दो, कल आरटीजीएस कर दो। तो इसमें एक और चीज़ है कि एक तो रोजगार ना होने के कारण तो यूथ भी अब ये सोच रहा है कि हम लोग भी मजदूर, मतलब पहले तो वो अपने खेत में ओनर था, वो फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये है कि उसको आसान जिंदगी चाहिए कि भाई 9 से गया, 5 बजे कंपनी से आ गया, ओवर टाइम कर लिया 1 आध घंटा। ये सोच हो गई है समय देहात में, बता रहा हूँ लोगों की। दूसरी सर इसमें बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा इशू है कि जैसे अब नौकरियां नहीं हैं तो लोग टूट चुके हैं मन से। सरकार से मतलब इतना आंदोलन कर लिया, ये वोटों का कंसोलिडेशन कर लिया, तब भी ये गवर्नमेंट नहीं जा रही है, तो लोग भी इमोशनली अब टूट चुका है, विल पावर उसकी खत्म हो चुकी है, यूथ का भी मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो गवर्नमेंट का तो मैंने जैसे रूपचंद जी को भी कहा, आपको भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, जनरेशन का गैप का ही रोल है। जनरेशन इटसेल्फ, गवर्नमेंट को तो, गवर्नमेंट तो वो काम करती है जो जनरेशन चाहती है। आज की यूथ जनरेशन रोजगार की तरफ ऐसी कोई बात ही नहीं उठा रही है, रोजगार की बात अंदर अंदर तो कर रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं उठा रही, डर के मारे नहीं हो या कुछ भी हो। यूथ बिल्कुल आराम से एडजस्ट हो रहा है, फेसबुक और ट्विटर इन पे मस्त हो रहा है, और कोई बस ठीक है जैसा आप कह रहे हो इंडस्ट्री में जाने को भी खुश है, काम करने को भी राजी नहीं है। मेन बात ये है कि भाई गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट जो है, ये लोग तो दिमाग रखते हैं इस जनरेशन के साथ एडजस्ट करने का, इसलिए एडजस्ट हो गए। इधर वाले जो है ना, डीपी सिंह ने कह दिया कि बहुत गैप है, गैप क्या कि एडजस्ट नहीं हुए। गैप तो तब पड़ा ना कि आप यहाँ बैठ गए और वो फास्ट थे, वो चले गए आगे, तो आप उसमें साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ आपके दादाजी नहीं जुड़े तो गड़बड़ हुई ना। मैं मेरे पोते के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो अपने तरीके से वो अपनी हाई फाई कर रहा है, तो मुझे तो वो बड़ा यूं लगता है ऑकवर्ड टाइप, और उसको लगता है कि जनरेशन में ये अलाउ है। तो प्रॉब्लम यहाँ हुई कि हम इसको क्लब नहीं कर पा रहे हैं। तो रूपचंद जी बढ़ाओ आगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक को? चैप्टर द बोर्ड वाला कहने के लिए बातें बहुत हैं। पहले तो मैं ये बात इस पर बात पाता हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं ना कि सरकारें जो है वो जनरेशन के मुताबिक चलती है,
उल्ट हूं कि जनरेशन को सरकारें चलाती हैं, खासकर जनरेशन को सरकारें चलाती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं, उनको अपने मसाल से एजुकेट करती है, उनका माइंडसेट जिसमें वो इसकी एग्जांपल आपको पाकिस्तान और मिलेगी। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, जब वहां इस्लाम स्कूलों में आ गया तो वहां पर अब देख लो आप पाकिस्तान की सरकार चलेगी जनरेशन, वो हमारी बात नहीं है, वो उनकी बात है। जो मैटर मैंने पहले पेश किया आपके सामने कि सरकार अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है तो वो जनरेशन के सामने जवाब देगी, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा उसको। मगर जहां पर क्या हम भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, जब भारत की प्रजा है, जब जिस गड़बड़ी में हैं हम, तो हम तो भारत की प्रजा हैं, तो प्रजा को जैसे राजा कहेगा ऐसे प्रजा करेगी काम, और प्रजा के सामने जो परोसेगा राजा वो हम खाएंगे, वही हम पढ़ेंगे, वही हम लिखेंगे। एक बात तो ये आगे कि ये बहुत बड़ा गैप है कि जो नई जनरेशन है ये भारत की प्रजा है, ये सिटीजन नहीं है। क्योंकि सिटीजन की एग्जाम्पल एक सीधी बात है कि जो रिपोर्ट आई है 2000 इसमें अभी रिसेंटली जो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया एक गोस्ट वोटर बना दिया उन्होंने कि कहीं से आप 4000 वोटर निकाल दो, 10,000 ऐड कर दो, आप वो 10,000 वोट आकर के वहां लोग करेंगे मोबाइल आकर के, और वो आदमी को जता दोगे। और खासकर वो वोट जो एक कैटेगरी का पार्टी को नहीं डालते उनको डिलीट कर दो, दूसरे अपने डलवा दो। जब पढ़ी लिखी जनरेशन जो लेटेस्ट है, जो डिजिटल को जानती है, वो इसका विरोध नहीं कर पाती, इसका मतलब हम प्रजा हैं, हम भारत के नागरिक, और नागरिक के अधिकार होते हैं, प्रजा के अधिकार कोई नहीं होते हैं। इसलिए इनको ना तो राइट है जीने का, ना राइट साहबा का, ना पीने का, ना। एक बात आ गई ट्रेड वार की। दूसरा, ट्रेड वार एक आइसबर्ग का टिप्स है जो हमें नजर आ रहा समुद्र में, उसके नीचे जो आइसबर्ग छुपा हुआ है पानी में, उसके नीचे है मैन्युफैक्चरिंग का हब, कच्चे माल की सप्लाई, हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हाई स्किल्ड लेबर। ये 4 कंपोनेंट के बाद ट्रेड वार आती है। जहां पर ये 4 कंपोनेंट हैं ही नहीं, जहां बड़े पोर हैं, तो वहां ट्रेड वार कैसे? ट्रेड वार तो उनकी है, चाइना के अमेरिका की है ट्रेड वार, यूरोपियन यूनियन की और चाइना की या इनकी रशिया की ट्रेड वार है, ठीक है बात। साउथ ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया वगैरह जो है, इनके वो लिखा पढ़ी में नहीं है कहीं भी, ये ट्रेड वार में है ही नहीं बेचारे। ये इंपोर्ट करने वाले हैं, अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे। देख बात, लास्ट पॉइंट में जो आपके सामने ऐड करूंगा कि कच्चे माल में एक 3 मिनरल हैं जो चिप में पड़ती हैं, उनका नाम दिया उन्हें ब्लड मिनरल। और मल्टीनेशनल सैमसंग कंपनी जो है वो अपनी सूडान में जहां उसके पाए जाते हैं, वहां दोनों गुटों को पैसे दे रही है और वो जंग करवा रही है ताकि उसकी माइनिंग चलती रहे। एक एलिमेंट कोबाल्ट है वो पड़ता है, वो कांगो में है, उसका ठेका जो है वो चाइना लिया हुआ है कि जहां से कोबाल्ट मैं निकालूंगा। रेयर अर्थ एलिमेंट जो इसमें पड़ते हैं उनका वो चाइना में ज्यादा मेजॉरिटी है उनकी। लिथियम जो ट्राइंगल बनी हुई है, चिली, बोल्विया और इसमें अफ्रीका में, सारी लैटिन अमेरिका में, वहां पानी की इतनी शॉर्टेज थी कि लोगों को पानी पीने का राइट न, राशन, पानी राशन से आता था उनको। तो नया प्रेसिडेंट जो आया उसने कहा कि तो पानी का आपको फंडामेंटल अधिकार मिलेगा, रोटी का मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस किस्म की ट्रेड वार हो और इस किस्म की प्रॉब्लम पैदा हो जाए तो फिर आगे बात जाकर के जाना जो है मुश्किल है। बात वहां ही आ रही है कि नई जनरेशन जिस पर हम कहते हैं कि ये बहुत बड़े हैं, ना ना ना, ये तो स्टेट के कंट्रोल में है, बेचारे जमहूरी हैं, जैसे मर्जी नचा दो उनको आप। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको रोक करके उत्तर चाहता हूं कि क्या भारत की सरकार अपने आप में सेल्फ है या इंटरनेशनल सेटअप से गवर्न है? यदि इंटरनेशनल सेटअप से गवर्न है, चाहे अमेरिका से गवर्न हो या किसी और एजेंसी से गवर्न हो, या मतलब जो डायरेक्शन बन रहा है, दुनिया का डायरेक्शन बन रहा है, उसमें वो भी फ्लो होना चाह रहा हो, तब ये
जनरेशन का जो सेटअप है ये, तो वहां सरकार खुद ही इटसेल्फ जो है उसको चला रही है, तो वो आगे चला रही होगी, या तो ये कहते हैं अपने भारत को कोई चला रहा है और भारत आगे इस जनरेशन को चला रहा है, या जनरेशन को देख देख करके दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि ये कंज्यूमर हैं, इनका इधर डायरेक्शन है, इसलिए ये दुकान खोल दो, ये इनको काम दे दो, ये इतना कर दो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दो। जैसे ट्विटर और फेसबुक ने सोचा, देखा और जनरेशन का इंटरेस्ट देखा और उन्होंने सारा लॉन्च कर दिया और हमें धंधे लगा दिया और हम सारे धंधे लग गए। भारत ने धंधे नहीं लगाया हमें, ये जनरेशन जो आई है, ये अल्फा जनरेशन आई है, इसको नहीं लगाया। इसका मतलब है दोनों का कोई ऐसा रिलेशन है। इंटरनेशनल में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस जनरेशन को कैसे क्या करें। हाँ, डीपी सिंह जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों जो ग्रुप मान लीजिए कमेरा और किसान, इसका जो जीवन स्तर है और जो इन लोगों का जीवन स्तर है, वो दोनों में बहुत अंतर है। और आप टाई पहन के खेती नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, आप दूसरे काम करके साफ सुथरे बढ़िया अच्छा जीवन जी सकते हैं, जबकि मजदूर का 15,000 से 30,000 रुपए की आमदनी है। देखिए, मजदूर 500, 600, 700 रुपए तक ले रहा और मिस्त्री जो है वो 1,000 रुपए तक ले रहा। तो जिसका 15-20,000 से 30,000 रुपए मिल रहे हों, और ये जो लड़के हैं नए पढ़े लिखे, अच्छे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री धारी, इनकी 15,000 रुपए की नौकरी मिलनी मुश्किल हो रही है। तो कई सारे कारण ऐसे हो गए। दूसरा कारण एक और है कि हम केवल हाथ ऐसे करे हुए हैं, फैलाए हुए हैं, हमें कुछ चाहिए, कुछ मिले, चाहे सरकार दे, कहाँ से मिले, कैसे मिले। ये लोग इंडिपेंडेंट है, कुछ देने की क्षमता रखते हैं, और फिर इससे ऊपर वाले उद्योगपति जो हैं वो पैसा खर्च करते हैं, सरकारें बनवाते हैं और देश को लूटते हैं। इसका गैप होना, मतलब हम अपनी सरकार अपने पैसे से नहीं बना सकते, ना तो वोट से बना सकते, ना पैसे से बना सकते। तो ये तो मामला जब तक यूनिटी नहीं हो, यूनिटी होने हर आदमी कहता है एक हो जाओ, यूनिटी कर लो, वो संभव नहीं है। अलग अलग आते हैं लोग, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे लोग जो कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आज सारे धर्म में लिप्त हो गए हैं। आज 90% बीजेपी के तो हो गए, पता नहीं क्या किया। हम तो छोटे छोटे थे, तो तब वो दीपक वाली वो थी, वो जनसंघ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे भाई इनके पास को मत चले जाइयो, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग हैं, पूंजीपतियों की सरकार बनाएंगे जब भी ना मौका मिलेगा, और तुम आज की दशा भी तुम्हारी नहीं रहने की है जो है। तो हमने तो ऐसा जमाना देख लिया। गौरव भाई, मैंने जैसे एक तो रूपचंद जी ने जो सवाल किया ना, वो बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा किया था, मैं वापस उसको रिपीट नहीं कहा। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बीटा जनरेशन को और आपको ऐसा कब्जा करेगी कि आपके डिसीजन पावर जीरो। जैसा आर्टिफिशियल वाला जो कहेगा ना वो आपको करना। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आया, रोबोट आया, रोबोट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल लिया तो रोबोट करेगा तुम्हारा चुप देख, कोई बात नहीं, अपनी शांति। यानी मानव सभ्यता जो है यूं ही बस वो एक जीव की तरह घूम फिरती रहे, ये खतरा ये है। तो बीटा जनरेशन के साथ होगा और अपने अल्फा वाले पेट में आओगे आप लोग, तो मर जाएंगे। लेकिन जब तक ये होगा, बाकी क्या गवर्निंग सिस्टम इंटरनेशनल हो रहा है जनरेशन वाइज, या हम सिर्फ ये है कि भाई ठीक है सब ये सरकार हाँक रही है, हमें ये कर रही है इसलिए हम आके जा रहे हैं, क्या वो लोग जो है कॉर्पोरेट के लोग या ऊपर लोग सोच रहे हो, क्या सोचते हैं उस पर फिर कमेंट रूपचंद जी के ले लूंगा, बाकी कोई साथ लेंगे तो लेंगे। सर मेरा मानना यह है कि अब जो गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड के तो जैसे यूएस है या यूरोप की पहले से ही वहाँ कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो अंदरूनी जो सेंस है वो भी कैपिटलिस्ट की तरफ ही है, लेकिन ये मजबूत है, वो देश में फैली हुई है, लोग गांव तक फैली है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चेंज आया बीजेपी नहीं थी, तो 10 साल में अभी गांव तक इसकी रूल्स है। तो मुझे लगता है कि ये भी कैपिटलिस्ट की तरफ है। और इनका जो थिंक टैंक है, जैसे अभी थिंक टैंक जैसे हमारा जो वो है पूर्व IAS है, वो हमारे
ये सलाहकार है सिक्योरिटी सलाहकार, उनका बेटा ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वो बीबी का थिंक टैंक है। तो उनकी आपकी बात बिल्कुल ठीक कि उनका वो जो नया जो जनरेशन है उनके साथ अलाइन करके चल रहा है और वो बहुत अच्छा समन्वय है। अब उनका जो थिंक टैंक है वो ये पॉलिसीज लाता है या ये वो सोच लाता है या वो एजेंडा है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, वो पर होते हैं। तो एजेंडा बेस्ड बहुत है और ये बिल्कुल ठीक है कि समाज जो है सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहा है। तो रूपचंद भी कहते हो कि क्या जनरेशन को सरकार चलाती है या सरकार वर्ल्ड के लेवल पे सरकार वर्ल्ड पे चल रही है और जनरेशन के बढ़ के चल रही है, और ये जो गैप आएगा वो कैसे मिटाएंगे? डीपीसी वाला जो गैप है, रेंज है पहले मैं दो चीजें सबको क्लियर कर देता हूँ कि एक, जैसे जितनी जनरेशन है इस वक्त धरती पर चल रही है ना ह्यूमन बीइंग की, उनमें सब में 4 पॉइंट कॉमन है। 4 पॉइंट, वो साफ सांस लेता है, साफ पानी पीता है, साफ खुराक चाहता है और एक लिविंग टेम्परेचर में रहता है और एक खास माहौल में रहता है। ये फिनोमिना सारा ग्लोबल अफ्रीका से लेकर सब कॉन्टिनेंट का, तभी तो इंसान जिंदा है। इसी पैटर्न पर ये ऑनगोइंग सिस्टम जो है कि 4 पॉइंट कॉमन ऑपरेट कर रहे हैं कि कैपिटल की मूवमेंट ग्लोबल है, एक बात, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट ग्लोबल है, रॉ मटेरियल की मूवमेंट ग्लोबल है और लेबर की मूवमेंट भी ग्लोबल है, मतलब हाई टेक की। और अब नॉलेज की मूवमेंट जो है वो भी ग्लोबल है। उसमें कुछ वो IR क्या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह लगाकर वो पैसे कमाते हैं, पर उसकी मूवमेंट ग्लोबल है। इनमें सब कंट्री एक समान है। अब रही बात कि तुम अपने कंट्री में प्रबंध कैसे करोगे, जहां पर सरकार अपने मुताबिक चलाएगी, जिसकी एग्जाम्पल 3 दे देता हूं मैं आपके सामने। सिर्फ 2 कैटेगरी में, इसको मत कर, मैं किसी की भर्त्सना कर रहा हूं कि अंडानी ने अमेरिका की कंपनी से पैसे लिए अपनी कंपनी में और इधर करप्शन दी, तो अमेरिका कंपनी कारपोरेट का ये ला है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी दूसरे मुल्क में अपना बिजनेस करने के लिए, दूसरी कंपनी को नीचे लगाने के लिए वहां की सरकार को भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त कर सकती। ओपन का फेयर कंपटीशन करो, फेयर कंपटीशन। उस फेयर कंपटीशन में आकर के अडवाणी इधर फंस गया, अंडानी, और वहां उस पर केस चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका तो करप्शन के बारे में होशियार है, जहां करप्शन ली गई है ये सरकार का मसला है। बताओ जहां पर केस है कोई? एक बात। अरफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, CAG ने आपको क्लीन चिट दे दी, ठीक है बात, मगर वहां प्रशासन जज जा करके वहां वो इंक्वायरी कर रहा है कि इसमें वो किकबैक खाया गया है, नहीं खाया गया है फ्रांस में। मतलब फ्रांस में इंक्वायरी होती है अरफेल के बारे में, मगर भारत में नहीं होती। इसका मतलब कि फ्रांस का कारपोरेट सिस्टम और भारत का कारपोरेट सिस्टम, अमेरिका का कारपोरेट सिस्टम और जहां का कारपोरेट सिस्टम, देख लो डिफरेंस। सिबी के बारे में इंक्वायरी मैं समझ गया कि कुछ भारत वाले लोगों का कुछ अलग एक एजेंडा है, थोड़ा भारत का जो है, जिसको आपने जो बात कही शुरू में कि एक आइडियोलॉजी है, वो बात मैं समझ गया कि भाई ये वर्ल्ड के साथ साथ अपनी दुकान भी ठप्पा लगा के चलाना चाहते हैं। ये मोटी उसी पर ये गौरव जी ने बात जो कही है वो बात है कि उनका नेटवर्क जो है वो बिल्कुल इसलिए है कि वो चढ़े हुए हैं धर्म और जात की गाड़ी पे, और धर्म और जात की गाड़ी पर सवार होकर झंडा लहरा रहे हैं विकास का, पूंजीवाद के विकास का। जब इतना कॉम्प्लेक्सिटी को हम नहीं समझते, हम तो चढ़े हुए हैं कि धर्म की गाड़ी आ रही है, हम तो सुबह सवार हो जाएंगे। अभी आपके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला। अब मेरे साथ में एक यूथ जुड़ा हुआ है, सुनील जाजरा, इंजीनियर है। सुनील, ये आपने पूरी चिंतन सुना, ठीक है। सुनील के बाद में मेरे पास में कई साथी और भी हैं, मैं उनको भी लूंगा। तो सुनील, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इन मुद्दों पे जो अभी तक बात चली है? जनरेशन गैप की बात हुई कि ज्यादा गैप हो गया, अब वो गैप मिट भी नहीं चाह रहा है। कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने गैप मिटा करके लिंकअप हो गए, बाकी सब अपने अपने बिखरे से हैं। तो क्या सोचता है सुनील अपने हिसाब से? सुनील, मुझे सुन पा रहे हो आप? अपना माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए।
कल प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं लेना चाहूंगा, मेरे पास में रमजान जुड़े हुए हैं। रमजान खान, आप बात बताइए। तो रमजान भाई नहीं। सर हाँ बस बढ़िया है। हम तो आपसे नॉलेज ले रहे हैं। दूसरी बारी अच्छी जो अब जनरेशन गैप की जो बात चल रही है वो तो शुरू से ही है सर। भाई, जनरेशन गैप जो है, मैं भी आपके साथ ही था। मेरे आम हिसाब आदमी से पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनरेशन गैप थोड़ा मिटाया और आगे, मोदी ने मिटाया और आगे, और किसान और दूर से ये जनरेशन का गैप अपना मिटा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कारण बन रहा है उसके मेरा हिसाब से। सोच सुनील, आप सुन रहे हो ना मुझे? मेरा सोच ये है, अगर राजनीति की अपन बात करें तो इन लोगों ने क्या है कि पहले जो लोग थे वो शिक्षित थे, समझदार लोग थे, कुछ देश के बारे में या चीजों के बारे में सोचते थे। आजकल ये बाबा गुंडा मवाली जो दो नंबरी हैं वही हमारे सत्ता पे काबिज है। तो हम जो अच्छे लोग हैं या जो भी सोचते हैं वो हमारा एक नजरिया अलग है, उन गुंडे मवालियों का और बाबाओं का नजरिया ही अलग है। ये गुंडे वाले जनरेशन गैप है, ये वही तो कहते हैं कि जनरेशन गैप आपका सोच ही जनरेशन जो सोचती है ना, आर्टिफिशियल सोचती है, डिजिटल सोचती है। आप सोचते हो धरातल की। यही तो किसान पिटा है। यही पिटा है। किसान धरातल पे सोचता है और बाकी लोग डिजिटल पे सोचते हैं। भी जागरूक उनका करने की जो संस्थाएं थी वो धीरे धीरे कम हो गई ना। अब पहले सोच का लोग फर्क है, ये तो बात चल रही है। पूरा सेशन ही अपना ये है कि भाई, बेसिक बात यही है कि हम उसको या तो एडजस्ट करें। बाकी कैसे एडजस्ट करें? सीआईए ने कैसे कर दिया, एसोचैम ने कैसे कर दिया, और मोदी ने कैसे कर दिया, यूथ को कैसे क्लब कर दिया। हम क्लब नहीं कर पा रहे हैं, इसके कई रीजन हैं, हम मूर्ख नहीं कई बना पा कारण रहे हैं इसके। हम मूर्ख नहीं बना पा रहे हैं, वो बना पा रहे हैं। मेरी सांस तक समझ में आई। मूर्ख वाली नहीं है जनरेशन के बीच में कोई ऐसा। वो मूर्ख तो ऐसे क्या, यूथ को बात करो, ये गौरव से यार बात करो, तो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम कोई मूर्ख नहीं बने। हम लोग जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास लैपटॉप है, हम बड़े हैं। अपने उनको टोंट में बात करते हैं कि ये देखो आज की जनरेशन क्या है, ये चाहे जा दे ईश्वर इनको नौकरी नहीं दे, मोदी को वोट दे रहे हैं। ये तो ये इसमें कोई क्या कारण है, है ना इनके पास में। उसमें ईश्वर ने 3 चीजें दी है सर। इंसान को अपनी शकल अकल पे पूर्ण विश्वास दिया है। उसकी शकल चाहे कैसी भी हो उसको बहुत अच्छी लगती है। जो इंसान है उसकी खुद की अकल को वो अपना आप को सर्वोपरि मानता है। वो आपको या मेरे को या किसी और को आगे नहीं देखना चाहता। वो अपना आप को खुद ही सर्वोपरि मानता है। ये कथाएं जो है जनरेशन गैप के कारण से है। जनरेशन जो चाहती है ना, जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रूपचंद जी ने कहा ना कि इतना बड़ा आएगा तूफान, भारी तूफान आएगा जिसके अंदर आदमी की जरूरत ही नहीं होगी। सोचना ही उसको ही है, उन मशीन को ही सोचना। सच्ची सोच सोचा के आपको धंधे लगा देगी। मुद्दा बटन फिक्स दबा है। के आप सोचते रहो, दिन भर लिखते रहो जी। और सीख रहा हूँ मैं, आप तो सिखाए हमें। ठीक है, चलो अब सुरेश जी आप कुछ अपनी बात को रखो, देखें आप क्या किसान राम जी नमस्कार। सब पैनलिस्ट को नमस्कार। बड़ा अच्छा जो है आपका टॉपिक, तो आपका इतना अच्छा होता है कि आदमी को जवान करने पे मजबूर कर देता है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा डीरेल होता लास्ट में बिल्कुल पटरी से उतर जाता है। ये इसके लिए सॉरी, मैं आप सब सीनियर होंगे, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि आपकी एनर्जी, ज्यादातर एनर्जी जो है ना सरकार को और सिस्टम को और मोदी को यार से गाली देने लग जाती है। अरे वो अपना काम करने दो, आप अपना करते रहो। खैर, मैं आज दूसरी बात पे आऊंगा आपका, क्योंकि आपका टॉपिक ऐसा था कि प्रेशर ग्रुप का। हमारे पास प्रेशर ग्रुप है, जैसे मेरे से संबंधित बात जो है ना, गौरव जी ने बड़ी अच्छी बात कही है और मैं इसकी बात पे बड़ा मैंने ध्यान से सुनी और ये बिल्कुल ठीक था, एक्यूरेट थी। तो सर जहाँ तक प्रेशर ग्रुप की बात है, किसानों का प्रेशर हमने बनाया सर। हमने क्या, बल्कि मैं कहूँगा मैंने बनाया है। सॉरी टू से, मैंने वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने 2018 हमने बना किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्लियर फिक्की, एसोचैम, आईसीसी जी सब की तरफ पे, और सबके कान खड़े हो गए। अगर यार ये क्या हो गया, हमारे पास फोन भी आए, मेल भी आए, यार किसान कैसे चैम्बर बना सकते हैं। मात्र हमने बनाया
2018 में बनाया हमने। फिर बात आती प्रेशर ग्रुप की, हमारा मेन थीम यही था, पॉलिसी में इन्वॉल्व करना और उनके ऊपर जो बजट में जो सलाह लेते, जो अभी बात चल रही है, आप लोग बार बार बात करते हो बजट पे, हमें नहीं पूछता, फिक्की पूछते हैं, एसोचैम को पूछते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको पूछते हैं, उनको ये को पूछते हो, जैसे 150 साल पुरानी है, उस टाइम से पूछते आ रहे हैं, उस टाइम तो मोदी नहीं था, उस टाइम तो ये नहीं था, उस टाइम से पूछते आ रहे हैं इनको। तो खैर ये थोड़ा मेरा तो उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा आज मैं। तो सर हमने ये बनाया और हमने अपनी सजेशन देने की, हमने 20-21 में सजेशन दी, 22-23 में सजेशन दी, 24-25 में सजेशन दी और अभी 25-26 में भी सजेशन देंगे, हम तैयार कर रहे हैं। उसको मैं अनफॉर्चुनेट तो नहीं कहूंगा कि हमारी सजेशन नई प्लेट पे टेबल पे नहीं जाती, अनफॉर्चुनेट नहीं कहूंगा, अभी हमें जरूर थोड़े काम करने की, हम करेंगे। और एक दिन जो है ना, किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिक्की के साथ में अपनी सजेशन रखेगा, चाहे वो 10 साल लग जियो, 20 साल लग जियो, हमारे तो मोदी आओ कोई आओ फलाना दगड़ा हो। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा तो मित्र हराश ना हो कि यार नहीं हम तो एक नहीं है, हम तो मर गए, हमारा क्या होगा, पूंजीवादी चलेगा, ये चलेगा, ठीक है चलते रहो, चलने दो उनका। हालांकि हमें बड़ी दिक्कत होती है और उसके बावजूद मैं बताता हूँ, हमारे मेंबर्स, शायद हनुमान राम जी को पता होगा, मेंबर्स है सोमपाल शास्त्री, लाइक सोमपाल शास्त्री, प्रोफेसर रमेश, ये हमारे मेंबर्स हैं। बनवाला जो नाबार्ड के डायरेक्टर थे, अच्छे हमारे मेंबर्स हैं, उसके बावजूद में दिक्कत आती है। फिर हम बोलते हैं सर ये हमारी टेबल पे क्यों नहीं जाती है, फिर वो थोड़ा आनाकानी करने लगते हैं, उसमें फिर गवर्नमेंट का प्रेशर या कुछ आता है, हमें जवाब मिलते हैं, सर क्यों नहीं हमारे टेबल पे जा रही, हमारे पास कोई करेक्शन करेंगे, हम कम ज्यादा करेंगे। हमने सर 50-60 पेज की हमारी सजेशन दी है किसानों की, ऑल ओवर इंडिया से कलेक्ट करके। फिर वो हमें एक क्लू मिला जी आपका आया तो एग्रीकल्चर, किसका एग्रीकल्चर का है भाई, एग्रीकल्चर फेडरेशन इंडस्ट्रीज का, मास्टर वो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरलिस्ट है। तो कहने का मतलब यार हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल कर, बार बार एक चीज बहुत सुनने में आती है, अभी भी हमारे बोल रहे थे मेरे से सीधे कि एक नहीं होंगे, भूल जाओ इस बात को, एक नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये आप आदिकाल से देख रहे उनको नहीं हो पा रहे बेचारे, ये इनकी कुछ मजबूरियां हैं, इनका कुछ स्ट्रक्चर है। मैंने सारे आंदोलन पर स्टडी किए हैं, 1700 लेके 1600 लेके अब तक, ये कभी एक नहीं होते बेचारे, नहीं होते, इनकी बस की बात नहीं है भाई। कैसे होगा, 300 साल अब आप एकदम से कैसे इकट्ठे कर लो इनको, नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग मुद्दा बनाते हो इनको लेके, उसको परस्यू रखो, वो परस्यू नहीं रख पाते हमारे वाले, बस यही है, ठीक है ये चलेगा। अभी लेटेस्ट बात है, मैंने एक कॉपी हनुमान राम जी के पास भी भेजी थी, यहाँ पे डल्लेवाल जी बैठे हैं, हमने इंटरवीन करने की कोशिश की, वॉलंटरी इंटरवीन करने की कोशिश की, मास्टर आप हमें सुनो, नहीं हमारी सुनाई। हमने वहां पे नवाब सिंह का कमेटी का चेयरमैन, उससे मैंने खूब पर्सनली बात की, मास्टर आप हमें क्यों नहीं सुन रहे, बोला सुनेंगे, सुनेंगे, सुनाओ। वो मेरे कई दिन इग्नोर करता रहा। माजी आप अपना ईमेल एड्रेस दो, हम आपको मेल भेजेंगे, अपनी जो है कि ये जो पर्सनल हेयरिंग है वो कम से कम डाल लेता हूँ अपनी। कल मेरे पास ईमेल एड्रेस आया उनका, मतलब कहने का ये है कि हमने प्रेशर डाला, कल ईमेल एड्रेस आया है, आज नहीं तो कल जो ना उसको मैं अपनी पूरी भेजूंगा। तो मेरा मोटा कहने का ये है कि, और ये अनुराग जी कह रहे थे प्रेशर ग्रुप है आपका, ये किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसी को नहीं पता, उनको सबको पता है, चाहे वो नीति आयोग वाले के फोन आते हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर सेक्रेटरीज के फोन आते हैं, सर ये क्या बनाया है, क्यों बनाया है, मैं कोई बात नहीं, हम किसान हैं। लेकिन किसान कैसे हो सकता है चैम्बर में, हमने इसको सफर किया और आज हम 5 साल 6 साल साल से लड़ रहे हैं, हर साल हम इसकी रिटर्न भरते हैं, प्रॉपर रखते हैं टाइम, कोई बात नहीं, गुरु लिया चल रहे हैं, फिर थोड़ा खड़े होकर चलेंगे, फिर भागे भी चलेंगे। तो हनुमान राम जी मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका टॉपिक इतना अच्छा होता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आदमी को ज्वाइन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अरे यार इतनी बढ़िया बात होगी, लेकिन ये थोड़ी बड़ी कड़वी भी है और मेरे को बड़ा दर्द भी होता है, लास्ट तक आपकी 90% एनर्जी इसी पे लग जाती है कि यार ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रहा है, अरे भाई आप अपने पे कंसंट्रेट तो भूल जाते हो आप उसको, लास्ट तक ये, अरे यार मोदी ने तो ये कर दिया, ये जनरेशन ये कर दिया, वो कर दिया, आरएस ये करी, अरे उनको बाढ़ में जाने दो यार, आप अपने आप को दिखा दो ना, हम कहीं स्टैंड करें, और लास्ट तक जाते जाता है 95% आपका टॉपिक डीरेल हो जाता है, आपकी एनर्जी उन मुद्दों में वेस्ट हो जाती है। सॉरी टू से सुरेश जी मैं एक पंजाब में किसान विकास चैम्बर है, तो वो है
एक विकास चैम्बर है, शायद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सर वो बंद हो चुका है, अच्छा, वो बंद हो चुका है। वो बंद हो चुका है। वो 2016 में खड़ा हुआ था और 17-18 में बंद हो गया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ये सर, तो ठीक है। सिर्फ हम ही हैं जो अपने आप को कैसे न कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, अपने पैसे सर्वाइव कर रहे हैं और अपने को लगा के सिर्फ इसीलिए, सिर्फ एक ही हमें आंख दिखती है, इसकी आंख दिखती है हमें इसकी चिड़िया की। हमारी एक दिन बजट की खास मेन पे, बजट पे हमें इसको सुनना पड़ेगा। इन्होंने आज नहीं सुनो, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, 10 दिन बाद सुनेंगे, 20 दिन बाद सुनेंगे। तो फिर इसके बारे में ये अगर आप लोग इनको सलाह दो, हमें सलाह देंगे। इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाया था कभी भी, क्योंकि मैंने 1-2 बार मेरे इस डिबेट में गया भी है, मेरा किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से, लेकिन इस पैनल ने भी किसी क्या है भाई चैम्बर, किसी ने भी दुस्साहस नहीं किया। ये क्या चैम्बर क्या है? चैम्बर वाला एक देश वाला के नाम से जो है, किसी ने नहीं पूछा चैम्बर क्या है ये। और मैं आपको बताता हूँ पूरी सेम बिल्कुल इसका पैटर्न है, इसका रजिस्ट्रेशन है सेम, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी इनकी तर्ज पे है। और मैंने बाकायदा फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ये फिक्की के तर्ज पे है। हमारे ये जो शो कार्ड जो यहाँ पे बैठे हैं मंत्री यार, फिक्की तर्ज पे कैसे सकती है? मैं जी मानता हूँ फिक्की हमारे से 100 साल बड़ा है, कोई बात नहीं, हम अभी खड़े हैं, पैदा हम चलेंगे। तो ये है कई बातें सर, मोटा मोटा हम कर रहे हैं काम इस पे। देखो आप लोग जो भी जुड़ना चाहता हो जुड़े, अभी भी हम अपनी देंगे 25-26 में देंगे अपनी सलाह। इनकी सुनना पड़ेगा, इनको ये भी सुना, अगले सुनेंगे। सॉरी हनुमान राम जी, थोड़ा सा हम आज नहीं सॉरी, वैसे कुछ नहीं, मैं तो काफी देर सबकी सुन रहा सुनता था हूँ, ऐसा मुझे कुछ ऐसा नहीं होता। मैं तो मेरी अपना मिशनरी प्राणी हूँ, मिशन के लेवल पे अपना चलता रहता हूँ। तो धर्मेंद्र जी आपने हैंड रेज किया, अपनी बात को रख दें। अब अपने पास में 8-10 मिनट ही हैं, जो भी। मैं तो क्या बच्चा ही हूँ, ज्यादा समझ है नहीं मगर आप सभी महानुभावों से मेरा एक प्रश्न है, इतिहास में दुनिया में कितने उदाहरण है जब मांगने वाले को सत्ता मिली हो, मतलब भिखारी को कभी सत्ता का उदाहरण है क्या कहीं? उसमें एक अंग्रेजी कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। मतलब आपने ठीक कहा कि बेगर्स जो होते हैं कभी वो चूजर्स नहीं होते, इन्हें तो थोप दिया जाता है। जैसे अभी कहा था ना, हम कोई सिटीजन नहीं, प्रजा है। तो हम एक्चुअल में क्या है इसको समझना पड़ेगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, सारा सिस्टम आ जाएगा। अभी जैसे सोच की जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं, ये गैप समझ कहाँ से बनती है? कौन बनाता है हमारी समझ? सोच बनती कहाँ से? हम गैप की तो बात कर रहे हैं कि जनरेशन में गैप है, मगर गैप ये आता कहाँ से है? क्या अपने आप बच्चा पैदा होते ही उसमें गैप आ गया, या कोई ऐसा सिस्टम लोगों ने डेवलप कर रखा है जिसके हिसाब से वो आपके माइंड को मतलब बना रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं? धर्मेंद्र जी, इसमें थोड़ा सा जो हमारे सामाजिक संरचना भी इस तरह की है कि हम लोग लिबरल नहीं है, हम लोग थोड़ा सा लिबरल नहीं है। मैं इतने कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ अन्य समाज के, वो किसान वर्ग नहीं है, उनका पिताजी, बेटा और 3 पीढ़ी एक साथ बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, क्या पॉजिटिव चीज करनी है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक तकिया मिजाजी है कि नहीं, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा दादा हूँ, तो तुझे मानना होगा। एक लिबरलिटी नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ। पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मेन बात ये है कि ये जो समझ जो है ना, ये बनाने का काम कहाँ से चल रहा है? नहीं, ये तो देखो धर्मेंद्र जी, अपने काफी डिस्कशन हुआ कि कुछ तो सरकारें कुछ प्रेशर से बना देती है, समझ बनानी पड़ती है। जैसे कि 3 कानून बने, कानून बनने के बाद में लोगों ने इस बात के लिए सोचा कि यार कानून बड़े खतरनाक पड़े, देशद्रोह की घोषित नहीं हो जाए कहीं। तो इस तरीके का क्या है कि पहले 2 तरह की थ्योरी है कानून की, एक ऑस्टिन थ्योरी थी और एक हेनरी मैन की थी। ऑस्टिन ये कहता था कि एक राजा होगा और शासन के रूप में अपना कानून बनाएगा और प्रजा को मानना होगा, नहीं मानेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। जो ऑस्टिन की थ्योरी के लोग थे वो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बट राजा हैं, हम कह देते हैं आप काम करिए, नहीं है तो आपको डंडे पड़ेंगे। दूसरा ये था, हेनरी मैन ने कहा कि नहीं, कानून ऐसे नहीं बनते, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात बता रहा हूँ, मैं LLB हूँ। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं बनते, कानून ऐसे बनते हैं कि जनता में एक डिमांड उठती है, फिर कुछ लोग सोचते हैं, एकत्रित होते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट और दूसरे समाज के जो अग्रणी लोग वो सोचते हैं कि यार ये दिशा नहीं, ये करो। तो दोनों तरफ से कानून बन रहे हैं।
अब उसको एक तरह से डिक्टेटरशिप कह दो या कुछ भी कर दो, राजाओं का शासन कह दो या इस तरह से कर दो। तो ये दोनों तरफ से फाइट चलती रहती है। ये मानव सभ्यता का स्वभाव है। डंडे से भी हांके जाते हैं और जोर से भी हांके जाते हैं। लेकिन बेसिक बात ये है कि ये ट्रेड और कॉर्पोरेट, ये जो थीम आई ना अंदर, ये बड़े कंसोलिडेटेड भाव से सिस्टमेटिक तरीके से इन लोगों ने इस तरीके से इस मानव सभ्यता को कंट्रोल कर दिया कि ये डेमोक्रेसी छद्म हो गया, कॉर्पोरेट का नहीं, अपना कोऑपरेटिव जो है सहकारी है वो छद्म हो गया। लगता तो ऐसा है कि हम सहकार भाव से तो बड़ा आनंदित है, सब कर लें आराम से, डेमोक्रेटिक का मतलब बड़ा आनंदित है। लेकिन बेसिक बात ये थी कि कुछ ऐसे तंत्र को हमने स्थापित कर लिया कि अब उस लाइन पे बढ़ गए। अब इसमें मुद्दा यही था कि भाई ये जो गैप है ना, इस गैप को मिटाएं कैसे। प्रॉब्लम ये थी कि भाई गैप जो है वो सामाजिक संरचना के कारण से हुआ, कहीं प्रेशर से हुआ, कैसे हुआ, दबाव से हुआ, टेक्नोलॉजी से हुआ, हवा के साथ बदला, इस तरह से बदलता रहा। हाँ, अब 4-5 मिनट में गौरव अपनी 2 मिनट में कह दो बात, या कोई विशेष बात हो किसी के मन में तो जी, हैंड रेज करते हैं। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों नहीं अब इनके साथ चल सकते हैं। मतलब हम किसानों के बच्चों को किसने रोका है कि हम लोग कॉर्पोरेट खेती का कॉर्पोरेट कर लें, स्टार्टअप कर लें। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो हाँ नहीं, गैप है, मैं मान रहा हूँ, ये बिल्कुल गैप है। इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। ये सुरेश, ये जो कहा ना सुरेश जी ने, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये फैक्ट है कि हम कहीं गैप में हैं। अब मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बात है। हाँ धर्मेंद्र जी, कुछ बात को रख दो, अपना 4 मिनट है, 3 मिनट है। देखो, एक बुद्ध का सिद्धांत है। बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई समस्या है तो उसके पीछे कारण है। कोई भी समस्या यदि दुनिया में है तो उसके पीछे कारण है, और उस कारण को पकड़ने, शायद मेरे ख्याल से उस कारण को पकड़ने की जरूरत है कि ये सोच कहाँ से, गैप कहाँ से आ रहा। दूसरा कारण है तो उसका निवारण भी है, और यदि निवारण है तो निवारण का रास्ता भी है। हम, मेरे ख्याल से ज्यादातर क्या लोग हैं जो जिनकी सोच अच्छी है, या जो अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं, या जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं, या जैसे आप जैसे लोग बहुत सारे जो काम करने वाले, आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूं लग रहा है कि आप जनता के साथ में या तो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर शायद समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात, या सिर्फ बात करने में ही विश्वास। आपकी आवाज दब गई धर्मेंद्र जी, आपकी कोई आवाज, धर्मेंद्र कोई फोन आ गया होगा बीच में। हाँ रूपचंद जी, कुछ आप कह रहे हो, 2 मिनट में अपनी बात को सम अप कर दो, फिर हम सेशन क्लोज करेंगे। हाँ, मैं ये कहने वाला हूँ कि ये जो एग्रीकल्चर को आप इंडस्ट्री के पैरेलल रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री की अपनी खूबियां हैं। इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग गर्मी सर्दी बर्फबारी में सब कुछ बराबर चलता है। एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस के लिए सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट, सीड की क्वालिटी चाहिए। 3 बातें वहां पर मिलती हैं। और उसके बाद जब हर दूसरे साल प्रोडक्शन आ जाएगी तो पहले ही आप स्टोर करोगे कि नहीं, जब भाव आएगा तो मिलेंगे तो फिर रखोगे कहाँ। मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी, 1 साल मोबाइल पड़ा रहा डब्बे में, ठीक है पड़ा रहा, अगले साल बिकेगा। किसान नहीं रख सकता अपना जीरा, अपनी पैडी नहीं रख सकता 2 साल के लिए कि रखेंगे 2 साल के बाद बेचेंगे। इसलिए किसानों का एग्रीकल्चर का लॉ डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग उसके मुताबिक यही। अगर जब किसानी को हम कैपिटल से सिस्टम में ढालना चाहते हैं, किसानी को जब एग्रीकल्चर को, नेचर के प्रोडक्ट को हम कैपिटल सिस्टम में ढालना चाहते हैं, वहीं गड़बड़ी है। इसलिए मेरी ये मांग है कि ये अपना ऊंट और जो है गधे का हल नहीं जोती जा सकती, बराबर बराबर चाहिए। इसलिए कैपिटल के अलग है, ये नेचर पर डिपेंड है, ये ह्यूमन डेली नीड है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, ये आप मोबाइल लिया और 4 साल निकाल दिए, उसके बाद फिर बिगड़ गया, फिर दोबारा लोगे, पर फूड तो रोज खानी है आपने। इसलिए अलग चीजें चाहिए इनकी। ये बायोडाइवर्सिटी का लॉ है, ये मैन्युफैक्चरिंग का लॉ नहीं चल सकता यहाँ पर। इसलिए इनका पैटर्न लग चाहिए, इनकी पार्लियामेंट लग चाहिए किसानों की, तब जाके बात आगे बनेगा। चलो ठीक है, बहुत लास्ट की जो लाइन थी वो बहुत बड़ी बात कर दी कि हमारे लिए एक पार्लियामेंट चाहिए, और वो मैं शेडो कैबिनेट की पार्लियामेंट बना रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा आप इधर बढ़ो, इधर कटो, इधर वो करो। मैं इस एज में एक छाया मंत्रिमंडल के रूप में
पूरा डिस्कशन केंद्रित करता हूं। शैडो कैबिनेट के तहत के शैडो कैबिनेट बने, वो चाहे छद्म रूप में लगे लोगों को, लेकिन मेरा चिंतन यह है कि एक ऐसी कैबिनेट जो इसके केंद्रित हो, जो रियल दुनिया के केंद्रित हो, जो वर्चुअल दुनिया से अलग सोच सकें, जिसमें एक सामाजिक सहकार का एक मॉडल हो, और उस मॉडल के अंदर हम उस लाइन को कहीं न कहीं स्थापित कर पाए, प्रयास उस तरफ करते रहे। जनरेशन अपने तरह से बढ़ती रहेगी, लेकिन ये भी प्रयास हम करते रहे हैं कि हम उस सरकार को जो भी अपने आप में वो रियल समझ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यदि हम ये रियल पैदा कर लें, हम यदि 1000 आदमी या 500 आदमी बैठ करके इस टाइप का चिंतन करा करके कैबिनेट लगा लें, जो मैं हर महीने की 22 तारीख को अपने चाहे 10 आदमी हो चाहे 5 आदमी हो, उनके बीच बैठता हूं, बात करता हूं और उनको ये बात कहता हूं कि हम वहां नहीं पहुंच सकते, हमें वहां घुसने के लिए बहुत पैसे चाहिए और बहुत बड़ी समस्या है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने लेवल पे सोचें। कभी तो ये बाहर आएगी और कभी तो लोग सोचेंगे कि नहीं, आइडियोलॉजिकली बात तो ये है, क्योंकि दुनिया के 50 देशों के अंदर छाया मंत्रिमंडल चलता है और वो अपने हिसाब से डिस्कशन करते हैं। हर संडे को हम इसी तरह से हमारी बैठक हो जाती है, हमारा मंत्रिमंडल बैठ लेता है। हर 22 तारीख को हम फिजिकली कहीं मिल लेते हैं और बीच बीच में हम एक मंत्री के वक्तव्य के तौर इस तरह की बात भी कर लेते हैं। जितना भी एक मिशनरी सिस्टम है, जिस लाइन में भी जो भी जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले संडे फिर इसी टाइम अपनी बात को रखने के लिए किसी स्पेशल टॉपिक पर रखेंगे और अगली 22 तारीख को भी हम अपने हिसाब से करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे ये मिल जाएगा, किसी ने कम सुना हो तो थैंक यू।